हुए भी वापस चले जाते थे। जल्दी मत करो, हमें बस थोड़ी देर और रुकने की जरूरत है और शहर खत्म हो जाएगा। पुनर्जन्म अजय ने कहा कि यद्यपि वो अंतिम लाभों को किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना चाहता था, अब वे पहले से ही हमले में अवरुद्ध है। अगर कोई जल्दी चला जाएगा तो दूसरे लोगों के विचार अलग होंगे। हालांकि आदमी तर्कसंगत है और अजय पुनर्जन्म की परवाह नहीं करता है। अब उस पर पुनर्जन्म नहीं बल्कि उसके ही शहर ने हमला किया है। बेशक उसे अजय पुनर्जन्म की परवाह नहीं है, वैसे भी उनका कोई नुकसान नहीं है। अगर उसका अपना शहर हार जाए तो शायद वो हंसेगा। दूसरे संघ का अध्यक्ष भी जल्दी में चला गया। अब उसे चीनी शहर पर हमला करने का कुछ पछतावा है। इस शहर का नगर नेता स्पष्ट रूप से भगवान का अपमान करने वाला नहीं है। जब उन्होंने देखा कि दोनों संघ युद्ध से हट गए हैं, तो अन्य लोग जो अभी भी उनके सामने शहर पर हमला कर रहे थे, उनमें भी पीछे हटने की भावना महसूस हुई। वे नहीं जानते थे कि दोनों गिल्डों के साथ क्या हुआ था, लेकिन वे केवल ये जानते थे कि उनका हमला अवरुद्ध हो गया था। लेकिन उनमें से कुछ पहले ही पीछे हट गए थे और वे निश्चित रूप से यहाँ मरना जारी नहीं रखना चाहते थे। इस स्थिति को देखकर पुनर्जन्म अजय ने अपने दांत पीस लिए और कहा, हम पीछे नहीं हट सकते। इस बार बहुत अधिक परेशानी है। अगर हम इस शहर से नहीं लड़ सकते तो यह न केवल चेहरा खोने की बात है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जब चीनी गिल्ड धीमा हो जाएगा तो हमें इसकी सूचना देंगे। लेकिन उनकी ताकत के आधार पर वे निश्चित रूप से एक मजबूत दुश्मन है। अब पुनर्जन्म अजय को भी स्वीकार करना होगा कि उससे पहले कुछ लापरवाही हुई थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस चीनी संघ के लोग इतने उग्र हो सकते हैं। वे न केवल यहाँ अपने हमलों का बचाव कर सकते हैं, बल्कि दूसरी ओर से उनके क्षेत्र में भी घुस सकते हैं। हालांकि इसी वजह से पुनर्जन्म अजय है। इस बार हमें हुआक्सिया शहर से लड़ना होगा, अन्यथा जब हुआक्सिया गिल्ड बड़ा हो जाएगा तो यह वे ही होंगे। अन्य संघों के अध्यक्षों ने भी सहमति में सिर हिलाया। हालांकि इस बार नुकसान थोड़ा बड़ा होगा। अगर शहर को हराया नहीं जा सका तो वे न केवल अपने पिछले सभी प्रयासों को बर्बाद कर देंगे, बल्कि चीनी गिल्ड के बढ़ने के बाद जवाबी कार्रवाई भी करेंगे, जो वे करने को तैयार नहीं है भालू। इसलिए उन्होंने हमला जारी रखने का फैसला किया। हालांकि 1 मिनट के भीतर पुनर्जन्म अजय को अचानक अपने गिल्ड सदस्यों से एक संदेश मिला। उसके बाद उसका चेहरा बहुत बदल गया और फिर वो घूम गया और अन्य संघों के वरिष्ठ सदस्यों को नमस्ते कहे बिना ही चला गया। पुनर्जन्म अजय को देखकर अन्य संघों के उच्च स्तरीय लोग हैरान रह गए और उन्होंने सामने वाले खिलाड़ियों को युद्ध से हटने और शिविर में जाने के लिए तैयार होने के लिए जल्दी से बुलाया। अभी अभी पुनर्जन्म अजय ने अंत तक लड़ने की कसम खाई। परिणाम स्वरूप पहले व्यक्ति को अपना मन बदलने में देर नहीं लगी। भले ही उसने नमस्ते भी न कहा हो, वो लोगों को दूर ले गया। मैं बकवास करता हूँ, मैंने कहा कि यह आदमी इस पर विश्वास नहीं कर सकता, लालत है। उसने सिर्फ इतना कहा कि वो अंत तक लड़ना चाहता था। नतीजतन पहला वाला चला गया। ये वास्तव में कोई बात नहीं है। राष्ट्रपति के बाद जोशी गिल्ड ने जवाब दिया। उन्होंने मोटे तौर पर कहा कि उन्हें अजय पुनर्जन्म के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी और अब वो नीचे गिरने वाले हैं। एनबीएसपी छोटा, कम अद्यतन और तेज विज्ञापन बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 891 शहर परिवर्तन। हम क्या करें? ऐसा लगता है कि एक गिल्ड अध्यक्ष है जिसे कोई जानकारी नहीं है, उसने अनजाने में कहा। 3 गिल्ड सदस्यों ने दृश्य छोड़ दिया है और वे सभी शीर्ष 10 गिल्ड सदस्यों में से हैं। परिणाम स्वरूप उनके तथाकथित खिलाड़ियों के गठबंधन ने बहुत ताकत खो दी है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पुनर्जन्म अजय इस घटना के आरंभकर्ताओं में से एक भी चला गया है। क्या उनमें से बाकी लोगों का यहाँ रहना सार्थक है? अन्य संघों के अध्यक्ष भी झिझके और उनमें से एक ने सीधे कहा, चलो भी चलते हैं। अरे ये लोग एक एक करके चले गए हैं, हमें यहाँ कत्ल होने के लिए छोड़ गए हैं, इसलिए हम इतने मूर्ख नहीं होंगे। इसीलिए वे सब चले गए, चलो यही रुकें। दूसरे गिल्ड के अध्यक्ष ने सहमति व्यक्त की। तब कई अन्य गिल्ड सदस्य यहाँ रहना नहीं चाहते थे। सभी ने एक साथ निकलने का फैसला किया। हालांकि गिल्ड के बाकी सदस्यों को तब राहत मिली जब उन्हें पीछे हटने का आदेश मिला। वे वास्तव में यहाँ रहना नहीं चाहते थे। उन्हें चीनी शहर में प्रवेश करने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ रुकने का तो मारे जाने के अलावा कोई दूसरा परिणाम नजर नहीं आता। इसलिए इस बार कई खिलाड़ियों के संग हुआक्सिया शहर के खिलाफ लड़ने के लिए सेना में शामिल हो गए। ये खेल का अंत है। उन लगभग 1 लाख खिलाड़ियों की सहयोगी सेनाओं ने पीछे हटने पर भी वास्तव में शहर में लड़ाई नहीं की। वे इस बार यहाँ आए। हुआक्सिया शहर के 4 द्वारों को नष्ट करने के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। ये परिणाम कई लोगों के लिए अप्रत्याशित है। इन सभी चीजों के बाद चीन शहर के भगवान हुआंग फेंग की प्रसिद्धि सीधे शीर्ष पर पहुंच गई। कुछ समय के लिए वो मैन ऑफ द गेम बन गए। बहुत से लोग उसके बारे में जानने को उत्सुक थे और उसकी प्रशंसा भी करते थे। वो अपनी ताकत के दम पर दर्जनों खिलाड़ियों के गिल्ड के धर्मयुद्धों के सामने खड़े रहे, जो बहुत आश्चर्यजनक बात थी। इसलिए बहुत से लोग हुआंग फेंग के चीनी गिल्ड में शामिल होना चाहते हैं। हालांकि उन्हें पता चलता है कि उन्हें गिल्ड के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। वे नहीं जानते कि हुआंग फेंग के अलावा गिल्ड में शामिल होने के लिए और कौन आवेदन करना चाहता है और उन्हें कोई संपर्क व्यक्ति नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि गिल्ड के अध्यक्ष से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालांकि कई गिल्ड खिलाड़ी सक्रिय रूप से पीछे हट गए हैं। शहर पर हमला और रक्षा युद्ध पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। कई खिलाड़ियों को यह समझ में नहीं आया है कि इतने सारे गिल्ड खिलाड़ी पहले सक्रिय रूप से पीछे क्यों हट गए हैं। हालांकि जल्द ही सिस्टम उन्हें कारण बताता है। 1 घंटे से भी कम समय में जब उन गिल्डों ने हुआंग फेंग के हुआक्सिया शहर को छोड़ दिया, तो सिस्टम एक के बाद एक संकेत देता है कि 2 गिल्ड हैं जिनके शहर टूट गए हैं और उनके दिल टूट गए हैं। ये हुआंग फेंग और उसके 3 पालतू जानवर हैं जिन्होंने इन 2 शहरों को हरा दिया है। ऐसे नतीजे से पूरे खेल में खिलाड़ी हैरान रह गए। उन्हें ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। वे संघ न केवल चीनी शहर से लड़ने में विफल रहे, बल्कि उनके स्वयं के संघों पर हुआंग फेंग ने कब्जा कर लिया। यदि किसी शहर का दिल टूट गया है तो इसका मतलब है कि शहर पर अन्य ताकतों का कब्जा है। यदि मूल गिल्ड 3 दिनों के भीतर शहर का स्वामित्व हासिल नहीं कर पाता है तो इसका मतलब है कि शहर दूसरे पक्ष का होगा। इसलिए हुआंग फेंग ने इन शहरों पर कब्जा करने का पहला चरण पूरा कर लिया है।
हालांकि हुआन फैंग इन शहरों पर अपने कब्जे को लेकर चिंतित नहीं है। व्यवस्था के नियमों के अनुसार 3 दिनों में यदि इस शहर में कोई अन्य गिल्ड सदस्य है तो मूल स्वामी को भी शहर पर कब्जा करने में विफल माना जाएगा। इसलिए हालांकि हुआन फैंग ये गारंटी नहीं दे सकता कि वो कितने लोगों को मार सकता है, फिर भी वो 3 दिनों तक वो शहर में छिप सकता है। यह मत भूलो कि उसके पास एक छायादार लबादा है जो न केवल उसे उड़ा सकता है बल्कि अदृश्य भी कर सकता है। इस स्तर पर कोई अन्य खिलाड़ी उड़ नहीं सकता है, इसलिए जब तक हुआन फैंग आकाश में रहेगा अन्य खिलाड़ियों के पास उसे लेने का कोई रास्ता नहीं है। जहां तक दूसरे शहर की बात है, हुआन फैंग को इसकी चिंता नहीं है। आखिरकार वहां ईगल्स हैं, इसे मारना दूसरों के लिए आसान नहीं है। इसलिए शहर का हमला और रक्षा युद्ध फिर से शुरू हो गया है। हालांकि इस बार हुआन फैंग हमला करता है और दूसरा पक्ष रखवाली कर रहा है। हुआन फैंग हवा को ढकने के लिए छाया का उपयोग करता है, कुशलता से दुश्मन के साथ घूमता है और कभी कभी अवसर का लाभ उठाता है और कंकालों को बाहर बुलाता है और उनके निषिद्ध मंत्रों से दूसरे गिल्ड के खिलाड़ियों को बहुत नुकसान होता है। जब 3 दिन बीत गए तो दोनों गिल्ड न केवल अपने शहरों को फिर से हासिल करने में विफल रहे बल्कि हुआन फैंग द्वारा भी मारे गए। जैसे ही समय आया, सिस्टम ने घोषणा की कि दोनों शहरों पर हुआन फैंग का कब्जा है। तीसरे दिन जब हुआन फैंग ने 2 गिल्डों का स्वामित्व हासिल कर लिया तो दूसरे का स्वामित्व बदल गया, यानी पुनर्जन्म गिल्ड। लेकिन इस शहर का नया मालिक हुआन फैंग नहीं बल्कि लिंगजियाओ वैली है। जब लिंगजियाओ वैली ने पुनर्जन्म गिल्ड के शहर पर हमला करने का फैसला किया तो उन्होंने ज्यादा उम्मीद नहीं जताई। वे बस पुनर्जन्म के शहर को कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते थे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआन फैंग शहर को पुनर्जन्म और अन्य गिल्डों द्वारा जीत नहीं लिया गया था, या यहाँ तक कि पुनर्जन्म और अन्य गिल्डों द्वारा पूरी तरह से बंद नहीं किया गया था। ऐसा अवसर लिंगजियाओ घाटी के लोग स्वाभाविक रूप से इसे चुकना नहीं चाहते हैं और पुनर्जन्म के पास अपने शहर की रक्षा में कई खिलाड़ी नहीं है, इसलिए लिंगजियाओ घाटी के लोगों के लिए शहर से लड़ना बहुत आसान है। उस समय तक पुनर्जन्म लोग अभी भी पैदल ही अपने शहरों की ओर लौट रहे थे। अब जब हमें शहर मिल गया है तो लिंगजियाओ घाटी के लोग हार मानने को तैयार नहीं है। भले ही लिंगजियाओ घाटी के अध्यक्ष ने कई छोटे संघों से संपर्क किया जो आमतौर पर पास पास चलते हैं, उन्होंने एक गठबंधन बनाया। लिंगजियाओ ज्यूतियान गठबंधन के नेता हैं और संयुक्त रूप से पुनर्जन्म वाले शहर पर कब्जा करते हैं। इसलिए यद्यपि पुनर्जन्म लेने वाले लोग बाद में वापस आते हैं और अपने शहर को वापस लेना चाहते हैं, वे उस गठबंधन के सामने कोई लाभ नहीं उठा पाए हैं जिसकी ताकत उनसे कमजोर नहीं है, और 3 दिनों के बाद शहर भी अपना मालिक बदल लेता है। हुआन फैंग के नए अधिग्रहित 2 शहर शीर्ष 10 गिल्डों के स्वामित्व वाले शहर हैं और निर्माण की डिग्री हुआन फैंग के अपने चीनी शहर की तुलना में अधिक गहरी है। आखिरकार वे संघ अभी भी बहुत समृद्ध हैं और जिन 2 संघों ने अपने स्वयं के शहर खो दिए हैं उनके कई सदस्य अनिवार्य रूप से बैठक से हट जाएंगे। आखिरकार इस बार ये वास्तव में एक नुकसान है। ये लोगों के लिए बहुत निराशाजनक है। अपने विरोधियों को हराने के लिए बहुत सारे लोग एकजुट हो गए हैं। उन्होंने अपना शहर भी खो दिया है। हमें पता होना चाहिए कि वर्तमान शहर निर्माण आदेश प्राप्त करना इतना आसान नहीं है और पिछला निर्माण बर्बाद हो गया है। लेकिन इस समय ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो हुआन फैंग को नाराज करने की हिम्मत करते हैं। आखिरकार वे अभी भी हुआन फैंग की विशिष्ट ताकत के बारे में स्पष्ट नहीं है। पहले हुआन फैंग को अपमानित करने के बाद उन्होंने 3 शहर भी खो दिए, जिससे हर कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। और हुआन फैंग खुद को रोकता है और अन्य लोगों के शहरों पर हमला करना जारी नहीं रखता है। इस तरह तो सभी लोग घिर जाएंगे। जरूरी नहीं कि यह उसके लिए अच्छा हो। इसके अलावा हुआन फैंग का खुद दोनों शहरों पर हमेशा के लिए कब्जा करने का इरादा नहीं है। 2 शहरों का स्वामित्व प्राप्त करने के बाद हुआन फैंग ने तुरंत खबर फैला दी और कहा कि वो इन दोनों शहरों को बेचने की तस्वीरें लेना चाहता है। और कई संघ इस समाचार में बहुत रुचि रखते हैं। वे ये भी देखते हैं कि हुआन फैंग वास्तव में इन 2 शहरों की नीलामी करना चाहते हैं। शहरों के बिना कई संघों के लिए यह अच्छी खबर है। हालांकि अंत में इन दोनों शहरों को उनके मूल मालिकों ने ले लिया, जो मुफ्त नहीं है। इसके लिए उन्होंने काफी कीमत चुकाई। जैसे ही वे अंदर आए और बाहर गए, हुआन फैंग ने लाखों कमाए। शहर के निर्माण और से अर्जित धन के अलावा उनकी वर्तमान संपत्ति सैकड़ों करोड़ तक पहुंच गई है। और हुआन फैंग के फायदे केवल यही नहीं है। इस घटना से दूसरे खिलाड़ियों को भी एहसास हुआ कि उन्हें उकसाना आसान नहीं है। यदि वो अपने शहर से लड़ना चाहता है तो उसे बदला लेने के लिए तैयार रहना होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी दिखाया कि उनमें व्यवहारिक कार्यों से बदला लेने की क्षमता है। उसी समय हुआन फैंग ने बाहरी दुनिया को यह भी दिखाया कि उसकी कोई ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं थी। वो सिर्फ पैसा कमाना चाहता था और अधिक पैसा कमाने के लिए उसने शहर का निर्माण किया। उन्हें आधिपत्य की किसी प्रतिस्पर्धा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसे में कोई भी उसके खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं था। आखिरकार ये पूरी तरह से कृतघ्न था। अगले आधे साल में हुआन फैंग अपना खुद का शहर बना रहा था और अपना खुद का गिल्ड विकसित करने का प्रयास कर रहा था। उनके सभी संघ अभी भी आदिवासी थे और उनका संघ मुख्यतः पैसा कमाने के लिए था। उन्होंने खेल में बढ़ती प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लिया। हुआन फैंग का रवैया उन्हें और उनके हुआक्सिया शहर को सबसे खास बनाता है। कोई भी उसे अपमानित करने को तैयार नहीं है, लेकिन उसे अपने प्रतिद्वंद्वी के पक्ष में खड़ा होने दे। साथ ही हुआन फैंग और जुआनगो सिटी लॉर्ड के मामले हमेशा छुपे नहीं रहते। ऐसे में दूसरे खिलाड़ी उनसे ज्यादा डरते हैं। हालांकि हुआन फैंग भविष्य की खातिर जनता के सामने नहीं आए। चाहे कुछ भी हुआ हो, घर की नौकरानी ही बाहर आई थी। इस तरह अन्य लोग इस स्थिति के अभ्यस्त हो गए। जब हुआन फैंग उस समय पहुंचे और उन्हें वास्तविकता में वापस जाना पड़ा तो अन्य लोगों को कुछ भी अलग नहीं दिख रहा था। खेल में 1 साल का समय अनजाने में बीत गया। हुआन फैंग का समय गिल्ड को विकसित करते समय दवा शोधन को उन्नत करना था। इसलिए जब 1 वर्ष का समय आ गया है तो वो पहले से ही पीटन के उपकरण के बिना एक महान मास्टर स्तर के हर्बलिस्ट हैं। वो अंतिम ईश्वर स्तर से केवल 1 कदम दूर है। इसी समय जियाओबाई और अन्य 3 छोटे लड़के इस अवधि में निष्क्रिय नहीं रहे हैं। वे अपनी ताकत को उन्नत करने और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जब खेल का समय समाप्त होता है तो उन्होंने खेल में प्रवेश करने की तुलना में अपनी ताकत दोगुनी से भी अधिक कर ली है और जियाओबाई में भी वो ताकत है जिससे हुआन फैंग विकास अवधि से परिपक्वता अवधि तक डरते हैं। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर
मैं D66, आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 892 कौशल प्रतिधारण। दृश्य परिवर्तन। हुआन फैंग फिर से अपने परिचित शयन कक्ष में वापस गया और अपने चारों ओर परिचित और अपरिचित वातावरण देखा। हुआन फैंग को ऐसा महसूस हुआ मानो वो फिर से बाकी दुनिया से अलग हो गया हो। अपनी मानसिक स्थिति बदलने से पहले उसे धीमा होने में काफी समय लगा। हर बार जब वो अन्य स्थानों से वापस प्रेषित होता था तो उसे यही महसूस होता था। उसके बाद स्टोरेज बॉक्स हुआन फैंग को चीजों का चयन शुरू करने के लिए प्रेरित करेगा। पिछली बार की तरह हुआन फैंग ने चीजों को वापस भेजने से पहले ही उनका चयन कर लिया है। जहां तक उन चीजों का सवाल है जिन्हें उसने वापस न लाने का निर्णय लिया था, उसने उन्हें खेल की दुनिया में छोड़ दिया। इसलिए हुआन फैंग को इस बार भी कोई कठिन विकल्प नहीं चुनना है, क्योंकि एकमात्र चीज जो वो वापस लाता है वो टोकन है जो कंकाल सैनिकों को बुलाता है। हालांकि खेल के दूसरे भाग में हुआन फैंग को भी कुछ खजाने मिलते हैं, वो आना और जाना चाहता है, लेकिन वो इस चीज को बाहर लाने का फैसला करता है। इसके साथ वो कुछ छोटे भाइयों और ठगों के बराबर है, इसके अलावा मजबूत और वफादार है। हुआन फैंग ने इस सम्मन टोकन का एक से अधिक बार उपयोग किया है, इसलिए वो पहले से ही कंकाल सैनिकों की ताकत को जानता है जिन्हें ये चीज बुला सकती है। अब हुआन फैंग की ताकत प्रथम श्रेणी होनी चाहिए और उनके द्वारा बुलाए गए कंकाल सैनिकों की ताकत द्वितीय श्रेणी से ऊपर है। ऐसी ताकत चाहे वास्तविकता में हो या अन्य स्थानों पर कम नहीं है। एक ही समय में हुआन फैंग एक ही समय में 30 ऐसे कंकालों को बुला सकता है। हालांकि वे ऑगस्टस जितने अच्छे नहीं हैं, फिर भी वे पहले से ही बहुत अच्छे हैं। आपको पता होना चाहिए कि इन 30 कंकालों के कई पेशे हैं, जिनमें सैनिक, जादूगर और यहाँ तक कि पुजारी भी शामिल है, और उनका सहयोग बुरा नहीं है, इसलिए उनकी ताकत और भी मजबूत होगी। और इसीलिए हुआन फैंग ने आखिरकार यह टोकन लाने का फैसला किया। कंकाल सैनिकों का कॉलिंग टोकन चुनने के बाद हुआन फैंग ने जल्दबाजी में अपनी दवा तिपाई का त्याग कर दिया। उसके दिमाग के हिलने से ड्रैगन तिपाई पहले ही रिंग से बाहर निकल चुकी थी, हुआन फैंग के सामने लटकी हुई थी और धीरे धीरे घूम रही थी। फिर हुआन फैंग ने यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या वो ड्रैगन ट्राइपॉड का उपयोग जारी रख सकता है। अब हुआन फैंग इस बात को लेकर चिंतित है कि क्या खेल की दुनिया में उन्होंने जो व्यंजन सीखे हैं उन्हें वास्तविक दुनिया में परिष्कृत किया जा सकता है। हालांकि चूंकि उसके पास कोई जड़ी बूटियां नहीं है, इसलिए उनका परीक्षण करने का कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा उन फॉर्मूलों की अधिकांश जड़ी बूटियां केवल खेल में ही उपलब्ध हैं, जिनका वास्तविकता में मिलना कठिन है। यहाँ तक कि अगर फॉर्मूला लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है तो कई गोलियां और हुआन फैंग को अस्थायी रूप से परिष्कृत नहीं किया जा सकता है, जब तक कि वो स्टोरेज बॉक्स एक्सचेंज के स्टोर से पैसा खर्च नहीं करता। हालांकि सूत्र को सत्यापित नहीं किया जा सकता है, हुआन फैंग अन्य तरीकों का उपयोग कर सकता है, जैसे कि खेल में उसका मुख्य व्यवसाय चो सरपट। हुआन फैंग फुसफुसाए और फिर उसे लगा कि उसका शरीर हल्का हो गया है, बिल्कुल खेल की तरह। फिर उसने आगे बढ़ने की कोशिश की और पाया कि उसकी चलने की गति वास्तव में बहुत अधिक थी। खेल में कौशल वास्तव में वास्तविकता में उपयोग किए जा सकते हैं, हुआन फैंग ने आश्चर्य से पुकारा। हालांकि उसने पहले अन्य स्थानों में कुछ क्षमता हासिल कर ली है, वो वास्तविकता में भी इसका उपयोग कर सकता है, जैसे आंतरिक शक्ति। हालांकि इस बार ये थोड़ा अलग है। आखिरकार खेलों की दुनिया में एक निश्चित कौशल हासिल करना बहुत कठिन है, लेकिन वास्तविकता सहित अन्य समय और स्थान की तुलना में यह अभी भी बहुत आसान है। एक वर्ष में हुआन फैंग ने न केवल चोरों के कौशल सीखे, अर्थात फार्मासिस्ट और लोहार, दो पेशे प्रशिक्षण के प्रासंगिक कौशल बहुत अच्छे हैं। हर्बलिस्ट के पेशे का तो जिक्र ही नहीं। हुआन फैंग ने न केवल हर्बलिस्ट के स्तर का ग्रैंड मास्टर के स्तर तक अभ्यास किया, बल्कि बहुत सारे सूत्र भी सीखे जो उनके दिमाग में दर्ज थे। जब तक उसे जरूरत थी और उसके पास एक ही समय में सामग्री थी, वो किसी भी समय संबंधित गोलियों को परिष्कृत कर सकता था। और हुआन फैंग ने लोहार में पूरी तरह से हार नहीं मानी। हालांकि शुरुआत में वो मुख्य रूप से हर्बलिस्ट के पेशे में लगे हुए थे, हुआन फैंग हर्बलिस्ट के पेशे का अभ्यास करते हुए लोहार के पेशे का भी अभ्यास कर रहे थे। क्योंकि वो अन्य लोगों की तुलना में तेजी से उन्नत हुआ, उसे राक्षसों से लड़ने और उन्नयन पर अपना समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार उनका उपयोग जड़ी बूटी विशेषज्ञ और लोहार के दो व्यवसायों में किया जाता था। व्यावसायिक समय जाहिर है बहुत अधिक है, इसलिए जब हुआन फैंग ने खेल की दुनिया छोड़ी तो उनके लोहार का पेशेवर स्तर भी कम नहीं था। हालांकि उसकी तुलना हर्बलिस्ट से नहीं की जा सकती थी, फिर भी वो मास्टर स्तर तक पहुंच गया था। खेल में भी वो उन जीवित खिलाड़ियों से बुरा न था। आखिरकार उसका अपना एक शहर था और पास में ही एक खदान भी थी। उनके संघ के सदस्यों का सामान्य कार्य खेती करना नहीं है। आखिरकार हुआन फैंग को लगता है कि भले ही वे ताकत पैदा करना चाहें, लेकिन वे खिलाड़ियों से तेज नहीं हो सकते, इसलिए उन्हें खेती न करने दें, बल्कि मुख्य रूप से जड़ी बूटियों का खनन और संग्रह करने दें। इसलिए कच्चे माल के मामले में हुआन फैंग के पास बिल्कुल भी कमी नहीं है। इसके अलावा एक सफेद सोने का हथौड़ा लोहार की दुकान की सफलता दर को बढ़ा सकता है। हुआन फैंग का लोहार का स्तर दवा बनाने की तुलना में बहुत धीमा नहीं है, लेकिन वो लोहार के पेशे में कम समय बिताते हैं, जिससे उनका लोहार का स्तर थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए हुआन फैंग बहुत खुश है कि वो गेम में सीखे गए कौशल को स्टोरेज बॉक्स द्वारा मिटाए जाने के बजाय वास्तव में वास्तविकता में ला सकता है। यह अफसोस की बात है मेरा हथौड़ा। हुआन फैंग ने खुद से कहा कि सफेद सोने का हथौड़ा 1 साल बाद भी लोहार पेशे में एक जादुई हथियार है। सफेद सोने के स्तर से ऊपर के लोहार उपकरणों के लिए हुआन फैंग को इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं थी, उसे इसकी भनक तक नहीं लगी, क्योंकि वो केवल एक चीज को बाहर लाने का विकल्प चुन सकता है। हुआन फैंग अंत में केवल एक अधिक उपयोगी कॉलिंग टोकन चुन सकता है। हालांकि कोई हथौड़ा नहीं है। हुआन फैंग खेल यात्रा से बहुत संतुष्ट है। उसने न केवल बहुत सारी योग्यताएं सीखी, बल्कि बहुत सारा पैसा भी कमाया। शहर के निर्माण आदेश और 2 शहरों के शुरुआती दिनों में उन्होंने लगभग 100 मिलियन युआन कमाए। बाद में जब उनके शहर ने अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त की तो उनके शहर में आने वाले लोग बहुत अधिक हो गए। ट्रांसमिशन सरणी द्वारा एकत्र की गई फीस, शहर में दुकानों का किराया और कर आदि सभी दैनिक आवश्यकताएं हैं।
हालांकि हुआंग फैंग को अभी भी अपने पैसे का कुछ हिस्सा शहर के निर्माण और रखरखाव पर खर्च करना पड़ता है, बाकी पैसा भी काफी है। इसलिए हुआंग फैंग अब वास्तव में अमीर है। उन्होंने पहले जो पैसा इस्तेमाल किया था वो उनके कार्ड में ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब उसके पास बहुत पैसा है और भले ही उसने खेल की दुनिया छोड़ दी हो फिर भी वो पैसा कमा रहा है। इसलिए हुआंग फैंग के पास अगले कदम की योजना बनाने के लिए पर्याप्त पैसा है। ड्रैगन ट्राइपॉड और समन टोकन को रिंग में ले जाने के बाद हुआंग फैंग उन्हें धोने गए। जब वो फिर से अपने शयन कक्ष में वापस गया तो उसने पाया कि तान मुक्यू का एक टेक्स्ट संदेश था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि टैंग मिक्सू हुआंग फैंग को संदेश भेजेगा। वास्तव में वे लगभग हर रात संदेश भेजेंगे, कभी कभी वे वीडियो भी भेजेंगे। उनका रिश्ता लगातार करीबी बना हुआ है। लेकिन आज ऐसा लगता है कि टैंग मुक्यू हुआंग फैंग से बात नहीं करता है। जब वो हुआंग फैंग की तलाश करती है तो उसे कुछ कहना होता है। मुझे लगता है यूमो को कुछ मिल गया होगा, टैंग मुक्यू ने एक टेक्स्ट संदेश में कहा। हुआंग फैंग थोड़ा हैरान है। ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने यह वाक्य सुना हो। उसे याद है कि जिम से वापस आते समय बाई जियाओरो ने भी यही बात कही थी। उस वक्त उन्हें भी इसका एहसास हुआ। ऐसा लगता है कि यूमो को कुछ मिल गया। हुआंग फैंग ने इसके बारे में नहीं सोचा। टैंग मुक्यू को अब वही एहसास हो रहा है। जब मैं संगीत कार्यक्रम में था तो मैंने पाया कि बहन यूमो की आंखों के कुछ और ही अर्थ थे। हुआंग फैंग, क्या आपको लगता है कि बहन यूमो को कुछ मिला? जाहिर है वो निश्चित नहीं है। वो इसकी पुष्टि के लिए एक संदेश भेज रही है। हुआंग फैंग ने उत्तर दिया, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। हुआंग फैंग का लहजा इतना निश्चित नहीं है। वो सोचता है कि उसे उजागर नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन यूमो आखिरकार एक चतुर व्यक्ति है, इसलिए अगर उसे कुछ भी मिल जाता है तो यह असंभव नहीं है। हुआंग फैंग, क्या आप चाहते हैं कि मैं बहन यूमो के सामने कबूल कर लूं और उससे माफी मांग लूं? तांग मेक्सियो ने कहा, वास्तव में मैं अभी भी इस तरह के माहौल का आनंद लेता हूं जब मैं आपसे हर रोज बात कर सकता हूं। हालांकि मुझे बहन यूमो के लिए भी खेद है। हालांकि मैं खुद को सांत्वना दे रहा हूं। मैं सिर्फ प्यार पाने से पहले प्यार करना चाहता हूं, शादीशुदा हूं। लेकिन आखिरकार मुझे बहन यूमो के लिए खेद है। वो मेरे प्रति बहुत दयालु है, लेकिन मैं उसके प्रेमी को आकर्षित करती हूँ। जितना अधिक तान मुक्सू ने कहा उसका स्वर उतना ही धीमा था। इससे पहले उसके मन में हुआंग फैंग के लिए एक अच्छी भावना थी। हालांकि हुआंग फैंग की गहरी समझ और उनके बीच घनिष्ठ संबंध के साथ उसने पाया कि उसे वास्तव में हुआंग फैंग से प्यार हो गया था। जब उसने सोचा कि वो हुआंग फैंग से अलग हो जाएगी और किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करेगी जो उसे पसंद नहीं है, तान मुक्सू को बहुत दुख हुआ। उसी समय उसके साथ हुआंग फैंग के रिश्ते का आनंद लेते हुए तान मुक्सू के दिल में पीड़ा हो रही है। आखिरकार हुआंग फैंग यूमो का प्रेमी है और यूमो उसके लिए बहुत अच्छा है। वो उसकी मदद करती है और उसे प्रोत्साहित करती है। नतीजा ये हुआ कि वो ऐसी ही है। वो यूमो के लिए खेद महसूस करती है और कई बार हुआंग फैंग के साथ अपने रिश्ते को खत्म करना चाहती है। हालांकि उसका दिल गहरा है और बहुत अनिच्छुक है, हमेशा अपने बारे में सोचता है और हुआंग फैंग एक दिन के साथ मिलते हैं, दूसरा दिन अच्छा होता है। परिणाम स्वरूप अब तक इसमें देरी हो चुकी है, लेकिन अब उसे लगता है कि यूमो को कुछ मिल गया है जिससे वो और अधिक घबराई और असहज हो गई है। ऐसा मत कहो, अगर कुछ भी गलत है तो यह मेरी गलती है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हुआंग फैंग ने कहा, शायद यूमो वास्तव में कुछ जानता है। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है। मैं कल उससे बात करूंगा, चिंता मत करो, ये ठीक होगा। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मडी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 893 दिल से दिल की बात। हुआंग फैंग को लगता है कि सुयूमो के साथ बात करना जरूरी है। चाहे कुछ भी हो, उसे यह बात हर समय उससे छिपाकर नहीं रखनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर वो सच्चाई जानने पर क्रोधित हो जाती है और यहाँ तक कि खुद को छोड़ना चाहती है तो भी उसे इसे हर समय उससे दूर रखने के बजाय इसे बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ टैंग मुक्यू के पास भी इस समय अपना विचार है। वो नहीं चाहती कि हुआंग फैंग पॉट में रहे। आखिरकार वो पहल करने वाली पहली व्यक्ति है। इसलिए हुआंग फैंग की जानकारी देखने के बाद तान मुक्यू उठती है और सु यूमो के शयन कक्ष में जाती है। जी मेंगजियाओ इस समय स्नान कर रही है, इसलिए चिंता न करें। जब वो सु यूमो की तलाश कर रही होगी तो तान मुक्सु परेशान हो जाएगी। बहन यूमो, क्या आपके पास समय है? मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तान मुक्सु ने सु यूमो से कहा। क्या बात क्या बात? सु यूमो ने टैंग मिक्सू की ओर देखा और कहा, अंदर आओ, मुझे अब कुछ नहीं करना है। टैंग मुक्सू के अंदर आने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया और फिर सु यूमो के पास बैठ गई। उसने पहले ही सोच लिया था कि क्या कहना है, लेकिन अब सु यूमो का सामना करते हुए उसे नहीं पता था कि इसे कैसे कहना है। क्या ऐसी कोई चीज है जिसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता? सु यूमो से पूछा। कुछ लोग नहीं जानते कि क्या कहना है, तान मिक्स्यू ने कहा। बहन यूमो, आप मेरी स्थिति जानती हैं। आप और मेंगजियाओ अभी भी परिवार के नियंत्रण से बाहर निकलने और उन लोगों को चुनने की उम्मीद करते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं, खासकर हुआंग फैंग। हालांकि मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूँ। मैंने अभी शुरुआत की है मेरा व्यवसाय और यह नहीं कहा कि यह अच्छा चल रहा है। मुझे डर है कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा मत कहो, तुम अंत से पहले आसानी से कैसे हार मान सकते हो? सु यूमो ने उसे सांत्वना दी। लेकिन अपने दिल में सु यूमो भी सोचती है कि तांग मुक्सु सही है। उसकी आशा बड़ी नहीं है। टैंग मुक्यू के परिवार की स्थिति उसके परिवार से भी अधिक गंभीर है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि परिवार पहले से ही टैंग मिक्स्यू की वस्तु की तलाश कर रहा है। हालांकि मैंने हाल ही में सुना है कि तांग मिक्स्यू द्वारा व्यवस्थित वस्तु गलत हो गई है। जब से यह शुरू हुई है, तांग ने ऐसा किया होगा, इसलिए मोक्सू का परिवार हार नहीं मानेगा। मेरे और मिंगजियाओ के लिए अभी भी समय है और हुआंग फैंग की क्षमता मेरी कल्पना से परे है, इसलिए मेरे पास अभी भी एक मौका है, लेकिन म्यूजू बहुत मुश्किल है। बहन यूमो, आपको मुझे सांत्वना देने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी स्थिति जानता हूँ। मैं अब कड़ी मेहनत कर रहा हूँ और बस खुद को थोड़ा आराम देना चाहता हूँ। टैंग ने कहा, देर सवेर मैं अपने परिवार की व्यवस्था के तहत किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करूंगी जो मुझे पसंद नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत समय लगेगा।
सुयुमो बोलती नहीं है। वो नहीं जानती कि टैंग मिक्सू को कैसे सांत्वना दी जाए, क्योंकि वो टैंग मिक्सू की स्थिति को जानती है। सांत्वना देने वाले शब्द सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हैं। लेकिन बहन युमो, मैं इच्छुक नहीं हूँ, टैंग मिक्सू ने आगे कहा। मैं बहुत बड़ा हूँ और मुझे वास्तव में प्यार नहीं हुआ है। हालांकि मैं आमतौर पर बहुत सारे लोगों से घिरा रहता हूँ, लेकिन वे वैसे नहीं हैं जो मुझे पसंद है। मैं बस खुद को पंगु बनाना चाहता हूँ और इन लोगों के माध्यम से अपने परिवार से बदला लेना चाहता हूँ। मैं वास्तव में शादी करने से पहले एक सच्चा प्यार करना चाहती हूँ और एक ऐसा व्यक्ति चाहती हूँ जिसे मैं वास्तव में पसंद करती हूँ, तान मुक्यू ने कहा। आप एक पा सकते हैं, सुयुमो ने कहा। सुयुमो के शब्दों को सुनकर तान मुक्सू ने जिम्मेदारी से उसकी ओर देखा और कहा, यह वही है जो मैं अभी कर रहा हूँ। मैं अंत में प्यार का स्वाद नहीं लेना चाहता और मुझे ऐसा व्यक्ति मिल गया है। तथापि हालांकि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार हो गया जिसे मुझे पसंद नहीं करना चाहिए था, टैंग ने झिझकते हुए कहा। हुआन फैंग इस समय, सुयुमो ने अचानक कहा। आह, टैंग मुक्यू स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सुयुमो हुआंग फैंग का नाम कहेगी। वास्तव में वो सिर्फ सुयुमो की आवाज तलाशने आई थी और उसका सीधे तौर पर हुआंग फैंग का नाम कहने का इरादा नहीं था। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सुयुमो सीधे तौर पर यह कहेगी, जिससे वह अभिभूत महसूस कर रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो व्यक्ति है जिसे आप पसंद करते हैं, हुआंग फैंग, सुयुमो ने फिर से दोहराया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई अलग अभिव्यक्ति नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, बहुत शांत था। नहीं नहीं, वह युमो, तुम्हें कैसे पता? टेन मिक्सू ने घबराए हुए चेहरे से कहा। पहले उसने सोचा था कि सुयुमो का मतलब यह नहीं होगा। अब ऐसा लगता है कि सुयुमो वास्तव में कुछ जानती है जो उसे परेशान और भ्रमित करती है। अवचेतन रूप से वो खंडन करना चाहती है, लेकिन वो नहीं जानती कि वो किस बारे में बात कर रही है। तो क्या मैं सही हूँ? सुयुमो ने कहा। नहीं, यह नहीं, तान ने कहा, लेकिन समझाना नहीं जानता था। आपको इससे इनकार करने की जरूरत नहीं है। शायद आपको पता नहीं चला, इस अवधि के दौरान जब हमने मिंगजियाओ और 3 लोगों के साथ बात की, तो आपने हमेशा जानबूझकर या अनजाने में हुआंग फैंग के बारे में बात की। इससे पहले आपकी धारणा पर हुआंग फैंग बुरा नहीं था, लेकिन इस दौरान जब भी आप हुआंग फैंग के बारे में बात करते हैं तो मैं आपकी आंखों में वो मधुर एहसास देख सकता हूँ, सुयुमो ने कहा। वास्तव में सुयुमो ने पाया है कि इस अवधि में तांग मुक्यू थोड़ा असामान्य है। वो हुआंग फैंग के बारे में सभी विषयों में बहुत रुचि रखती है। हालांकि वो इसे अच्छी तरह से छिपाती है, फिर भी वो इसे स्वयं ढूंढ सकती है, क्योंकि उसका प्रदर्शन उसके जैसा ही है। जब वो हुआंग फैंग के बारे में सोचती है, जब वो हुआंग फैंग के बारे में बात करती है, तो वो लगभग वैसा ही प्रदर्शन करती है जैसा उसका प्रदर्शन था। तो वो इस स्थिति को गहराई से देख सकती है। हालांकि सुयुमो पहले निश्चित नहीं थी, बस एक अनुमान था। अनुमान के साथ सुयुमो स्वाभाविक रूप से इसे सत्यापित करना चाहती थी। उसने हुआंग फैंग या तांग मिक्सू से नहीं पूछा, बल्कि वो स्वयं निरीक्षण करना चाहती थी। जब हम संगीत कार्यक्रम में थे, हुआंग फैंग और तांग मिक्सू बस एक साथ बैठे थे। हालांकि सुयुमो बाई जियाओ के साथ बातचीत कर रही थी, लेकिन वो हुआंग फैंग और तांग मिक्सू पर ध्यान दे रही थी। हालांकि उसने तांग मिक्सू का दुष्ट हाथ नहीं देखा, लेकिन उनके बीच का संपर्क बहुत करीबी लग रहा था। इसके अलावा टैंग मुक्यू ने अभी अभी खुद से बातचीत की और इस विषय पर आ गई। सुयुमो स्वाभाविक रूप से अधिक शक्की थी। टैंग मुक्यू ने हड़बड़ाहट में जो कहा उससे निस्संदेह साबित हुआ कि उसका अनुमान सही था। बहन युमो, मुझे क्षमा करें। सुयुमो को देखकर यह निश्चित लगता है कि तांग मुक्सू ने अब और कुछ नहीं छिपाया है। उसने माफी मांगते हुए कहा, मुझे पता है कि यह सही नहीं है और मैं हमेशा खुद को हुआंग फैंग की तरह नहीं बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने दिल को नियंत्रित नहीं कर सकती। यह मामला भी मेरा मुख्य कदम है। इसका हुआंग फैंग से कोई लेना देना नहीं है और मैं अपने कारणों से आपके और हुआंग फैंग के बीच के रिश्ते को प्रभावित नहीं करना चाहता। संक्षेप में कहें तो ये सब मेरी गलती है। आह, सुयुमो ने गहरी आह भरी। हालांकि उसने अनुमान लगाया था और इसके लिए तैयारी की थी। जब टैंग मुक्सू ने इसकी पुष्टि की, तब भी उसका दिल उदास हो गया। आखिरकार वो एक और उसका प्रेमी थी और दूसरी ओर उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। 2 लोगों के बीच एक संबंध था, इसलिए सुयुमो आसान नहीं था। मैं स्वाभाविक रूप से हुआंग फैंग में विश्वास करता हूँ। मैं अभी भी उसके बारे में कुछ जानता हूँ, सुयुमो ने कहा। सच कहूँ तो मेरे और उसके बीच रिश्ते की शुरुआत में मैं पहल करने वाला पहला व्यक्ति था। वो भावनाओं में इतना निर्णायक था। अगर आपने कहा कि उसने पहल की, तो मुझे विश्वास नहीं होगा। ये बहन युमो, मुझे क्षमा करें। पता नहीं क्या कहूँ, लेकिन माफी मांगना जारी रखूं। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसे लेकर आश्चर्यचकित नहीं हूँ, सुयुमो ने कहा। हुआंग फैंग एक बहुत ही उत्कृष्ट व्यक्ति है। हालांकि वो साधारण दिखते हैं, लेकिन ये सामान्य है कि लंबे समय के संपर्क के बाद वो उनकी ओर आकर्षित होंगे। मैंने इस स्थिति के बारे में लंबे समय से सोचा था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि यह आप ही होंगे। हालांकि यदि यह आप नहीं है, तो हुआंग फैंग द्वारा आकर्षित अन्य लोग होंगे, सिर्फ एक अन्य व्यक्ति। सुयुमो को भी इस स्थिति को लेकर सिरदर्द है। जब उसे पता चला कि हुआंग फैंग उतनी सामान्य नहीं है जितनी वो दिखती है, तो उसे ऐसी चिंता हुई। आखिरकार कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे छिपाना है, उत्कृष्ट लोग हमेशा मिलेंगे। वो पहले सोच रही थी कि उनसे कैसे निपटा जाए। अप्रत्याशित रूप से इतनी तेजी से उसकी चिंताएं वास्तविकता बन गई, और इसके अलावा वो आदमी अभी भी उसकी बहन है। ये देखते हुए कि सुयुमो खुद को दोषी नहीं ठहराती, तांग मिक्सू अधिक दोषी है। बहन युमो, चिंता मत करो, मैं कल से हुआंग फैंग से नहीं मिलूंगा। मैं कल राजधानी लौटूंगा। टैंग मुक्यू ने एक निर्णय लिया है। हालांकि इस फैसले से उसका दिल बहुत दुखता है, लेकिन वो जानती है कि उसका सपना जाग जाना चाहिए। वो किसी से शादी करने जा रही थी और हुआंग फैंग उसका नहीं होगा। अगर वो ये सपना देखती रही तो वो और भी गहरे डूबती जाएगी। साथ ही वो सुयुमो और हुआंग फैंग को चोट पहुंचाएगी। एक बार जब वो राजधानी लौटी तो उसने कहा कि उसने वास्तविकता के सामने अपना सिर झुका लिया है और विरोध करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने परिवार की व्यवस्था का इंतजार कर रही थी। हालांकि ऐसी स्थिति ने उसे बहुत दर्दनाक बना दिया, लेकिन उसे लगा कि यही एकमात्र चीज है जो वो वर्तमान में कर सकती है। नहीं, कौन जानता है कि सुयुमो ने अपना निर्णय सुनने के बाद विपरीत राय रखी।
आपको अब राजधानी वापस जाने की जरूरत नहीं है। वास्तव में मैं ये भी मानता हूँ कि आप हुआंग फैंग को मुझसे दूर नहीं ले जा सकते। मुझ में अभी भी यह आत्मविश्वास है। तांग मुक्सु को खुद को संदेह से देखते हुए सु यूमो ने फिर कहा, जैसा आपने कहा, मैं भी नहीं चाहती कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करें जो आपको पसंद नहीं है। मैं भी वही महसूस कर सकती हूँ। इसके अलावा भले ही आप चले जाएं, वहां हुआंग फैंग से लड़ने के लिए अन्य महिलाओं के विचार होंगे। मैं हमेशा हुआंग फैंग को अपने साथ नहीं बांध सकती। उस समय वो महिला हुआंग फैंग को पसंद करती थी। ये कहना मुश्किल है कि क्या फैंग के लोग मेरे प्रति उतने ही विनम्र होंगे जितने आप हैं। लेकिन हालांकि तांग मुक्सु सु यूमो के रवैये से बहुत खुश थी। आखिरकार वो हुआंग फे को छोड़ना नहीं चाहती थी, बस हुआंग फे और सु यूमो के बीच की भावनाओं को नष्ट नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने निर्णय लिया। हालांकि उसने रुकना जारी रखा, यानी उन भावनाओं को साझा करना जो मूल रूप से सु यूमो की थी, जिससे उसे थोड़ा संकोच हुआ। ये जानकर कि सु यूमो वास्तव में आप क्या सोचते हैं। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मडी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। 894वां बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि मैंने जो कहा वो अविश्वसनीय और अविश्वसनीय है। सु यूमो ने टैंग मिक्स्यू को देखकर मुस्कुराया और कहा। कोआ, टैंग मुक्यू ने अपने विचार नहीं छिपाए। वो इसका पता नहीं लगा सकी। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे समझा न जा सके, खासकर हमारे जैसे पैदा हुए लोगों के लिए। क्या ऐसी चीजें अधिक स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। सु यूमो ने फिर भी शांति से कहा, जिस पुरुष के पास एक से अधिक महिलाएं हैं, उसके लिए बड़े परिवार में इस तरह की बात अधिक आम होनी चाहिए। हालांकि उनकी महिलाएं सभी बाहर हैं और कोई औपचारिक शीर्ष तालिका नहीं है। हालांकि हर कोई यह जानता है इस तरह की चीज। टैंग मुक्यू ने सिर हिलाया और सु यूमो ने इसे अच्छी तरह से कहा। राजधानी के बड़े परिवारों में कई जोड़े अपनी रुचियों के कारण एक हो जाते हैं, इसलिए उनके लिए बेहतर संबंध बनाना असंभव है। कई जोड़े बस एक दूसरे के साथ अपना रिश्ता बनाए रखते हैं। दरअसल वे बाहर से एक दूसरे के साथ खेलते हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों के बीच अच्छे संबंध होते हैं उनकी अपनी स्त्री के बाहर भी बहुत आम होती है। अन्य लोगों का तो जिक्र ही नहीं। टैंग मुक्यू की समझ के अनुसार उसके पिता के पास अन्य महिलाएं भी हैं। उसके पिता और उसकी माँ के बीच संबंध अच्छे हैं या ऐसी स्थिति है। हालांकि उन बाहरी महिलाओं के लिए घर में प्रवेश करना असंभव है। घर में उनकी कोई हैसियत नहीं है और उनकी पहचान मुख्य कमरे से भी बदतर होगी। और उनमें से कई महिलाएं ये भी जानती हैं कि इन पुरुषों के परिवार हैं, लेकिन इससे उनकी आगे बढ़ने की पहल पर कोई असर नहीं पड़ता है। उनमें से कुछ उनकी भावनाओं के कारण होते हैं, लेकिन पुरुष के पैसे और स्थिति के कारण अधिक होते हैं। हालांकि हुआंग फैंग अब सामान्य लगते हैं। तांग मिक्स्यू और सु यूमो, दो महिलाएं जो उन्हें जानती हैं, स्वाभाविक रूप से जानती हैं कि वो उत्कृष्ट है। ऐसे लोगों को महिलाएं आसानी से पसंद कर लेती हैं और हुआंग फैंग के पास भविष्य में पैसे और रुतबे की कमी नहीं होगी, इसलिए भविष्य में उनके आसपास और भी महिलाएं होंगी। हाँ हाँ, सु यूमो ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा था कि मैं एक साधारण आदमी की तलाश में था और मैं भविष्य में एक साधारण जीवन जीऊंगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से हुआंग फैंग मेरी उम्मीद से परे उत्कृष्ट है और मुझे नहीं पता कि मुझे होना चाहिए या नहीं मेरी दृष्टि के लिए खुश या दुखी। ठीक है, आपको खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। आप पहले या आखिरी व्यक्ति नहीं होंगे। वो बाई जियाओरो है जो आज रात मेरे साथ बैठी थी। उसके और हुआंग फैंग के बीच का रिश्ता आम दोस्तों जितना सरल नहीं हो सकता, सु यूमो ने कहा। मुझे सु यूमो की अवलोकन क्षमता की प्रशंसा करनी होगी। हालांकि वो लंबे समय से बाई जियाओ के संपर्क में नहीं है, वो महसूस कर सकती है कि बाई जियाओ और हुआंग फैंग के बीच संबंध सरल नहीं है। हालांकि इसे पूरी तरह से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। दरअसल वो अब हुआंग फैंग के साथ रहती है। टैंग मुक्यू ने एक पल के लिए सोचा और कहा कि सु यूमो ने हुआंग फैंग की घटना के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया, जिससे वो सु यूमो की बहुत आभारी हो गई। स्वाभाविक रूप से वो सु यूमो की तरफ थी। जहां तक बाई जियाओरो की बात है, तांग मुक्सु उसे जानती थी और उसके साथ उसके अच्छे संबंध थे, लेकिन जाहिर तौर पर उसकी तुलना सु यूमो से नहीं की जा सकती थी। क्या वे एक साथ रह रहे हैं? सु यूमो ने आह भरते हुए कहा। हालांकि उसने अनुमान लगाया कि हुआंग फैंग और बाई जियाओरो के बीच संबंध सरल नहीं होना चाहिए। उसे उम्मीद नहीं थी कि दोनों सहवास के बिंदु तक विकसित हो गए हैं। यह एक साथ रहना है, सहवास के बिना, एक के लिए एक कमरा। मैं इसे देखने के लिए वहां गया था। इस समय तांग मुक्यू ने स्वाभाविक रूप से सु यूमो को वो बताया जो वो जानता था, और साथ ही उसने हुआंग फैंग की शिकायतों को भी दूर कर दिया। टैंग को यह नहीं पता कि हुआंग फैंग और बाई जियाओरो के बीच संबंध वैसा नहीं है जैसा उसने पहले देखा था। हालांकि वे वास्तव में एक साथ नहीं रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट रूप से बदल गया है। यह सही है। टैंग मिक्स्यू की बातें सुनकर सु यूमो ने राहत की सांस ली। हालांकि उसने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है कि हुआंग फैंग के पास अन्य महिलाएं भी हैं, लेकिन अगर हुआंग फैंग उसके बजाय अन्य महिलाओं के साथ रहता है तो उसका दिल भी बहुत दुखी होता है। ये कहा जा सकता है कि वो खुद को महल में रखती है। यदि हुआंग फैंग उसके दिल में सिर्फ एक अपरिहार्य व्यक्ति है तो वो बहुत निराश और दुखी होगी। दूसरे शब्दों में, मैं हुआंग फैंग के नए निवास पर एक बार भी नहीं गया हूँ। मैं कल जाकर देखूंगा, सु यूमो ने कहा। उसके बाद उसने तांग मिक्स्यू की ओर देखा और कहा, मेरे साथ चलो। ठीक है। टैंग मुक्यू स्वाभाविक रूप से सहमत हो गया। फिर उसने सावधानीपूर्वक पुष्टि की, बहन यूमो, क्या आप सचमुच मुझे दोष नहीं देती? मैं थोड़ा गुस्से में हूँ, लेकिन मैं इसके लिए पहले से तैयार हूँ, इसलिए मैं ज्यादा हैरान नहीं हूँ, सु यूमो ने कहा। लेकिन क्या आपने अपने और हुआंग फैंग के बीच भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचा है? भविष्य? मेरा और उसका भविष्य क्या है? तांग ने कहा। आप मेरी स्थिति जानती हैं, बहन यूमो। मैं अब बस एक प्यार का आनंद लेना चाहता हूँ। जहां तक हुआंग फैंग के साथ भविष्य की बात है, मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखती। क्या वो सही है? सु यूमो ने कहा। अगर हुआंग फैंग ने आपको परिवार के नियंत्रण से बाहर निकलने में मदद की तो आप क्या करेंगे? असंभव, तांग मिक्सू ने बिना सोचे कहा। आप जानते हैं, उसका परिवार सु यूमो के परिवार की तुलना में अधिक प्रमुख है और आवश्यकताएं स्वाभाविक रूप से अधिक मांग वाली है। हालांकि हुआंग फैंग उत्कृष्ट है, लेकिन इसे हासिल करना असंभव है। कुछ भी बिल्कुल असंभव नहीं है।
सुयुमो ने कहा, इसके अलावा मैं अगर के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। टैन मिक्सू भ्रमित थी और उसने कहा, निश्चित रूप से उसे उम्मीद थी कि वो हुआंग फैंग के साथ जितनी अधिक देर तक रहेगी उतना बेहतर होगा। यदि उसके पास जीवन काल होता तो ये सबसे अच्छा होता। हालांकि उस स्थिति में उसके और सुयुमो के बीच का रिश्ता अजीब होगा। हालांकि सुयुमो ये स्वीकार कर सकती थी कि हुआंग फैंग की अपनी महिला थी, लेकिन जरूरी नहीं कि वो उसके जैसी महिला को स्वीकार करे जो हमेशा सही तरीके से सामने आ सकती थी। अब हुआंग फैंग के आसपास के लोग, मुझे लगता है आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। सुयुमो ने कहा, आपने पहले जो सोचा था वो केवल कुछ समय के लिए उसके साथ संबंध बनाए रखने के लिए था, लेकिन अगर यह हमेशा से ऐसा ही रहा है तो क्या आप उसे अन्य महिलाओं के साथ साझा करते समय हमेशा इसे स्वीकार कर सकते हैं? अब हुआंग फैंग के पास केवल आपके पास है और मैं, और शायद भविष्य में और भी। क्या आप इसे स्वीकार कर सकते हैं? और क्या आपका परिवार सहमत होगा? यदि नहीं तो आप क्या करते हैं? सुयुमो द्वारा उठाए गए सवालों की एक श्रृंखला के सामने तान मिक्स्यू ने कहा, वास्तव में जब तक मैं हुआंग फैंग के आसपास रह सकता हूँ मैं किसी और चीज में अच्छा नहीं हूँ। जहां तक मेरे परिवार के विचारों की बात है वे ऐसे नहीं है मेरे विचार में। बस बहन युमो, क्या आप इसे स्वीकार कर सकती हैं? मैं खुद नहीं जानता, इस बारे में बाद में बात करते हैं। सुयुमो भी भ्रमित है और कहती है कि वो स्वीकार कर सकती है कि हुआंग फैंग के पास अन्य महिलाएं हैं। हालांकि यदि दूसरा पक्ष उसके जैसा ही है तो वो हमेशा हुआंग फैंग के सामने आ सकती है और उसका समय ले सकती है। वो नहीं जानती कि क्या वो अभी भी इसे हर समय स्वीकार कर सकती है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? इसी समय जी मिंगजियाओ अपने बाल पोंछते हुए अंदर आए और उत्सुकता से पूछा। कुछ नहीं, सुयुमो ने कहा कि यह स्पष्ट है कि वो जी मिंगजियाओ को हुआंग फैंग और तान मिक्सू के बीच के जटिल मामलों के बारे में नहीं बताना चाहती थी। रहस्यमयी, जी मिंगजियाओ ने एक शब्द कहा लेकिन दोबारा नहीं पूछा। उसके बाद टैंग मुक्यो अपने कमरे में वापस चली गई। एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर भी हुआंग फैंग को कोई संदेश नहीं भेजा। इस समय अगर खबर बहन यूमो को पता चलती तो वो निश्चित रूप से अपने बारे में एक राय रखती। इसलिए टैंग मुक्यो ने सुयुमो के पक्ष में खड़ा होना चुना। इसलिए जब हुआंग फैंग अगली सुबह बाहर जाने वाले थे तो उन्हें सुयुमो का फोन आया। उन्होंने कहा कि वो सुबह ही उनके अपार्टमेंट के पास से गुजरी थी और देखने के लिए उनके अपार्टमेंट में आना चाहती थी और जल्द ही आ गई। सुयुमो की अचानक यात्रा से हुआंग फैंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ होगा। सौभाग्य से वाई जियाओरो पहले ही बाहर जा चुकी है और सुयुमो उसे नहीं देख पाएगी। इसके अलावा वो सिर्फ सुयुमो से बात करना चाहता है। क्या आप यहीं रहते हैं? ये पिछली बार की तुलना में बहुत बेहतर है। जल्द ही सुयुमो और तांग मिक्स्यू हुआंग फैंग के आवास पर पहुंचे। सुयुमो ने हुआंग फैंग को तभी फोन किया जब वो हुआंग फैंग के निवास पर पहुंचने वाला था। टैंग मिक्सू सुयुमो के पीछे पीछे दरवाजे तक आता है। साथ ही वो हुआंग फैंग को ये दिखाने के लिए एक जटिल रूप देता है कि इससे सावधानी से कैसे निपटना है। हुआंग फैंग ने देखा कि सुयुमो तांग मिक्सू के साथ आया था। वो सोचता है कि सुयुमो शायद यहाँ वैसे नहीं आए बल्कि विशेष रूप से यहाँ आए है। ठीक है, अंदर आओ और बैठो। हुआंग फैंग उन्हें लिविंग रूम में ले गए और बैठ गए। फिर पूछा, आपको आज यहाँ आना कैसे याद आया? स्वागत नहीं, सुयुमो ने मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार आमंत्रित किया है। तुम यहाँ आने के लिए अनिच्छुक रहे हो, हुआंग फैंग ने कहा। हुआंग फैंग की बातें सुनकर सुयुमो का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उस समय हुआंग फैंग ने उसे एक संकेत दिया और हुआंग फैंग ने उसे कुछ करने के लिए अपने निवास पर आने के लिए आमंत्रित किया। सुयुमो अनुमान लगा सकती थी कि वो क्या चाहती है, इसलिए उसने इनकार कर दिया। मुझे डर है कि यह आपके लिए असुविधाजनक है। हालांकि उसने इनकार कर दिया क्योंकि वो शर्मीला था। सुयुमो ने यह स्वीकार नहीं किया कि यह उसका अपना कारण था। असुविधा क्या है? हुआंग फैंग ने कहा। वास्तव में नहीं, सुयुमो ने जवाब दिया। तुम्हें डर नहीं है कि जब मैं यहाँ आऊंगा तो मैं उसे देखूंगा जो तुम्हारे साथ रहता है? हुआंग फैंग थोड़ा हैरान है। फिर वो तांग मुक्सू को देखता है जो शर्मिंदा लगता है। वो जानता है कि टैंग मुक्यू को सुयुमो को बाई जियाओरो के साथ रहने के बारे में बताना चाहिए था। तो हुआंग फैंग तांग मिक्स्यू को घूरता है और उसे पहले से न बताने के लिए दोषी ठहराता है। क्या आप जानते हैं? हुआंग फैंग ने सुयुमो की ओर देखा और कहा, मुझे गलत मत समझो। बाई जियाओरो और मैं एक साथ रहते हैं, लेकिन हम एक कमरे में नहीं सोए हैं। वो मेरी बॉस है। इस बार वो काम के लिए कीशिंग आई थी। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम मेरे कमरे में जा सकते हो। एनडीएसपी छोटा, कम अद्यतन और तेज विज्ञापन बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 895 स्वीकृत। मालिक, सुयुमो ने संदेह से पूछा, तुम्हारा दूसरा बॉस कब आया? टैंग मुक्यू को भी कुछ संदेह है। वास्तव में उसे पहले बाई जियाओरो की पहचान के बारे में कुछ संदेह था, लेकिन उसने हुआंग फैंग या बाई जियाओरो से नहीं पूछा। अब हुआंग फैंग के पास दूसरा बॉस कब था? तुम्हें पता है, हुआंग फैंग अब अपना मालिक है। उसका कोई मालिक कैसे हो सकता है? वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कह सकता। मैं आपको इसके बारे में बताने के लिए तैयार था। हुआंग ने कहा, मैं अब राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो का सदस्य हूँ और बाई जियाओरो भी। वो मेरी परिचयकर्ता और मेरी टीम लीडर है। हुआंग फैंग ने पहले ही पता लगा लिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो का संगठन आम लोगों के लिए रहस्यमय हो सकता है। हालांकि जब तक उनकी कुछ पहचान है वे सभी संगठन के अस्तित्व को जानते हैं। हालांकि सुयुमो और तांग मिक्स्यू की कोई आधिकारिक पहचान नहीं है, लेकिन वे सभी शाही राजधानी में मशहूर हस्तियां हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के अस्तित्व को जानते हैं। निश्चित रूप से जब हुआंग फैंग ने राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के बारे में बात की तो सुयुमो और तांग मिक्स्यू को संगठन पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे केवल इस बात से आश्चर्यचकित थे कि हुआंग फैंग संगठन का सदस्य था। जब वे राजधानी में थे तो उन दोनों ने संगठन के अस्तित्व के बारे में सुना। यह एक विशेषाधिकार प्राप्त संगठन था। हर कोई इसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। राजधानी में कुछ बड़े परिवारों के लोग अपनी युवा पीढ़ी को अनुभव और योग्यता हासिल करने के लिए देश के संबंधित संगठनों में काम करने की व्यवस्था करेंगे। हालांकि उनमें से कुछ ही इस संगठन में प्रवेश कर पाते हैं, जिससे पता चलता है कि इस संगठन में प्रवेश करना कितना कठिन है। आप एनएसए में कब आए?
सु यूमो हुआंग फैंग से प्रमाण पत्र लेती है और उसे टैंग मिक्स्यू के साथ देखती है। ये वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो का सदस्य है। दोनों को सुखद आश्चर्य हुआ। आखिरकार उनके परिवार के लोगों को भी इसे अलग ढंग से देखना चाहिए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग चुपचाप संगठन में प्रवेश करेंगे। बहुत समय हो गया है, लेकिन बाई जियाओरो मेरी परिचय करता है। जब वो कार्य को पूरा करने के लिए किंगडाओ प्रांत में आए तो उनका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो फिलहाल यहीं रहती है। हुआंग फैंग ने सु यूमो द्वारा वापस सौंपे गए दस्तावेज प्राप्त करने के बाद कहा। सु यूमो और तान मुक्सु को अब हुआंग फैंग के शब्दों और बाई जियाओरो की पहचान के बारे में कोई संदेह नहीं है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बाई जियाओरो की ऐसी पहचान होगी। वहीं सु यूमो का दिल भी थोड़ा शर्मिंदा है। वो सोचता है कि उसने हुआंग फैंग और बाई जियाओरो के साथ अन्याय किया है। बाई जियाओरो स्पष्ट रूप से हुआंग फैंग को अच्छी तरह से जानती है। अब हुआंग फैंग उसकी मदद करता है। ऐसा होना चाहिए। मुझे क्षमा करें, यह मेरी गलती है। सु यूमो ने कहा कि उन्होंने अपने मन की बात नहीं छिपाई। अगर वो गलत थी तो गलत थी। उसने इससे इनकार करने की कोशिश नहीं की। दरअसल यह मेरी गलती है, मुझे आपको पहले बताना चाहिए था, हुआंग फैंग ने कहा। वास्तव में वो जानता था कि सु यूमो ने उसे और बाई जियाओरो को दोषी नहीं ठहराया। अब उनके और बाई जियाओरो के बीच कुछ अस्पष्ट है। आप ठीक समय पर यहाँ आए हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, हुआंग फैंग ने कहा। क्या यह मुशी के बारे में है? सु यूमो से पूछा। कुआ, हुआंग फैंग ने सिर हिलाया। अब वो जानता है कि सु यूमो ने क्या देखा। सु यूमो द्वारा इसे उजागर करने की प्रतीक्षा करने के बजाय वो इसे यथाशीघ्र स्पष्ट कर सकते हैं। म्यूजू ने मुझे कल रात तुम्हारे रिश्ते के बारे में बताया, सु यूमो ने कहा। हुआंग फैंग को ये कहते हुए आश्चर्य हुआ कि उसके बाद उन्होंने तांग मिक्सू को देखा और उम्मीद नहीं की कि तांग मिक्सू ने पहले ही समझाया था। मैं इसके लिए म्यूजू को दोषी नहीं ठहराता, लेकिन मैं तुम्हें दोषी मानता हूँ, सु यूमो ने कहा। आप भावनात्मक मुद्दों पर बहुत अधिक निर्णायक है। इस बार यह म्यूजू है, लेकिन अगली बार यदि अन्य महिलाएं भी सक्रिय रूप से आपके पास आती हैं और आपका पीछा करती हैं तो आप क्या करेंगे? मैं हुआंग फैंगांग कहने ही वाला था, लेकिन सु यूमो ने कहा, अब तुम्हें कुछ भी वादा करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी तुम्हारे चरित्र को जानता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे वादा करो और फिर अपना वादा तोड़ दो। उस स्थिति में बेहतर होगा कि मैं आपका वादा न मांगूं। हुआंग फैंग बहुत शर्मिंदा है, क्योंकि वो जानता है कि सु यूमो सही है। वो भावनात्मक समस्याओं से बहुत अच्छे से नहीं निपटता। बेशक अब उसके पास कई महिलाएं हैं, क्योंकि वो उन्हें दिल से प्यार करता है, लेकिन इससे भी बड़ा कारण यह है कि वो नहीं जानता कि उन्हें कैसे मना किया जाए, और उन्हें मना करने का कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद उसके और अधिक संपर्क हो गए। स्वाभाविक रूप से मैं प्रभावित हुआ। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग चंचल हैं। सच कहूँ तो मैंने छोटी से लेकर बड़ी तक बहुत सी चीजें देखी हैं। मैं आपसे भी ज्यादा खर्चीला हूँ और मुझे नहीं पता कि मैंने कितना देखा है, सु यूमो ने कहा। लेकिन क्या आपने इसके बारे में सोचा है? भविष्य में हम क्या करेंगे? क्या आप मुझसे शादी करेंगे या म्यूजू से? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किससे शादी करते हैं। इससे दूसरे को नुकसान होगा और साथ ही इससे नुकसान भी होगा, मेरे और म्यूजू के बीच संबंध। तो मैं दोनों से शादी कर लूंगा, हुआंग फैंग ने बिना सोचे कहा। आप जो सोचते हैं वो सुंदर है, सु ने एक नजर में कहा। आप इसे इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं कि आपके पास यह विचार पहले था। हुआंग फैंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपने जो सोचा था वो वास्तव में सुंदर था। हे, हुआंग फैंग हंसते हैं और बात नहीं करते। वास्तव में जब वो सु यूमो को देखता है तब भी वो बहुत खुश होता है। जब वो अपने फूल दिल के कारण क्रोधित नहीं होता है तो अब उसे पहले से कोई चिंता नहीं है। हालांकि आप इसके बारे में केवल सोच सकते हैं। अगर हम दोनों सहमत हैं तो क्या आपको लगता है कि हमारे पीछे का परिवार सहमत होगा? हालांकि एक पुरुष के लिए एक बड़े परिवार में एक से अधिक महिलाएं रखना आम बात है, लेकिन इन बड़े परिवारों में कोई भी नहीं है परिवार अपनी युवा पीढ़ी को छोटा रखने को तैयार है। क्या आप समझते हैं? भले ही किसी पुरुष के पास अन्य महिलाएं हो, फिर भी उस बड़े परिवार की महिलाएं ही होनी चाहिए। फिर आप हमसे क्या चाहते हैं? हुआंग फैंग बड़े परिवार के रहस्य के बारे में सुनने वाले पहले व्यक्ति भी हैं। वो दिल में जीभ भी चटकाता है। वास्तव में इसके बारे में सोचना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज के समाज में केवल वही व्यक्ति है जिसने थोड़ी सी उपलब्धि हासिल की है। इसके बाद एक से अधिक महिलाओं का होना एक सामान्य बात है। बड़े परिवार के सदस्यों की तो बात ही छोड़ दें, वे केवल एक ही जीवन कैसे रख सकते हैं एक महिला के बारे में क्या, यहाँ तक कि वे जो भी करते हैं वो सामान्य पुरुषों की तुलना में अधिक स्पष्ट होता है। अन्यथा सु यूमो और तान मुक्यू को अपने बचपन से इतनी सारी समान स्थितियां नहीं दिखेंगी। क्या होगा अगर मैं आपके परिवार को सहमत कर सकूं? क्या आप आपत्ति नहीं करेंगे? हुआंग फैंग ने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो उनके दिल में सबसे महत्वपूर्ण बात सु यूमो और तांग मिक्स्यू जैसी महिलाओं के विचार है। जहां तक उनके पीछे के परिवार की बात है, उनके पास हमेशा उन्हें सहमत करने का एक तरीका होता है, खासकर सु यूमो और तांग मिक्स्यू के पीछे के बड़े परिवारों के लिए। उन लोगों के दिलों में कोई भी मूल्यवान है जब तक वो पर्याप्त कीमत चुकाता है। मेरा मानना है कि वे इसके खिलाफ नहीं होंगे। मैं नहीं करूंगा, तांग मुक्सू ने अचानक कहा। सु यूमो को खुद को देखते हुए तांग मुक्सू ने अपनी जीभ बाहर निकाली। जब तक आप मेरे घर को व्यवस्थित कर सकते हैं, मैं जीवन भर एक बच्चा बनी रहूंगी। मेरी कोई राय नहीं है। बहन यूमो आपके पास है तब से मेरी बहन है। टैंग मिक्स्यू वास्तव में अपने ऊपर अपने परिवार के नियंत्रण से तंग आ चुका है। इसके अलावा अगर वो जीवन भर हुआंग फैंग और सु यूमो के साथ रह सकता है तो ये भी एक अच्छी बात है। क्या किसी ऐसे आदमी के साथ जिसे वो पसंद करता है और अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ इससे बेहतर कोई जीवन हो सकता है? सु यू तान मुक्यू पर एक नजर डालता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। इसके बजाय वो हुआंग फैंग की ओर देखता है और कहता है, चलो पहले अपना परिवार बसा ले। अभी तो तुमने परिवार भी नहीं बसाया है। चिंता मत करो, मैं ये कर सकता हूँ, हुआंग फैंग ने आत्मविश्वास से कहा। आप जानते हैं, उसने उस गेम स्पेस से 100 मिलियन से अधिक सोने के सिक्के बनाए हैं, जो कि सॉफ्ट सिस्टर सिक्कों में परिवर्तित होने पर 1 बिलियन से अधिक है। इसके अलावा उनका शहर अब भी लगातार पैसा कमा रहा है। पैसा कमाना अब उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। हालांकि आखिरकार वे किसी अन्य समय और स्थान में है।
यदि हुआन फेंग सु यूमो और तांग मिक्सियो के पीछे के परिवारों को मनाना चाहता है तो उसे वास्तव में कुछ करना होगा। केवल जब वास्तव में पर्याप्त सफल व्यवसाय हो तो सु यूमो और तांग मिक्सियो के पीछे के परिवारों ने हटाने के लिए सहमत हो सकते हैं। ठीक है, अभी भी इतनी जल्दी नहीं है, मुझे काम पर जाना है, इसलिए मैं पहले जाऊंगा, सु यूमो ने कहा। तांग मिक्सू स्वाभाविक रूप से सु यूमो के साथ निकल गया और हुआन फेंग वॉक के अंत में था। हालांकि जब वो बाहर जाने वाला था तो उसने तांग मिक्सू की गान को थपथपाया। तांग मिक्सू के शरीर ने भोजन दिया और फिर उसका चेहरा लाल हो गया। हुआन फेंग ने उसके कान में फुसफुसाया, अगली बार मुझे उसके परिवार के लिए इंतजार करना होगा। टैंग मुक्यू हुआन फेंग का मतलब समझता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने उसे पहले से नहीं बताया था कि सु यूमो आ रही है। तो टैंग मिक्सू बस हुआन फेंग पर एक नजर डालता है और जल्दी से सु यूमो के साथ निकल जाता है। सु यूमो और तांग मिक्सू के एक साथ चले जाने के बाद हुआन फेंग भी चले गए। इस वक्त वो काफी अच्छे मूड में थे। आज सुबह सु यूमो के आगमन ने उसे चौंका दिया। हालांकि अंतिम परिणाम अप्रत्याशित रूप से अच्छा रहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि सु यूमो इतनी आसानी से यह स्वीकार कर लेगी कि उसके पास अन्य महिलाएं भी हैं। वास्तव में हालांकि हम वर्तमान में केवल तांग मिक्सू के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, पहले वाले के साथ क्या दूसरा दूर होगा? बेशक हुआन फेंग भी समझती है कि सु यूमो ने इसे इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया क्योंकि जब वो एक बच्ची थी तो उसने इस स्थिति को बहुत अधिक देखा था। साथ ही यह उसके दिल में मौजूद प्यार की वजह से भी है। अन्यथा उसकी हालत को देखते हुए उसे एक अच्छा आदमी मिल सकता है जो खुद को माफ करने के बजाय उसे केवल एक व्यक्ति के रूप में मानता है। इसके अलावा हुआन फेंग भी खुद को माफ कर सकते हैं। सु यूमो को भले ही स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन दिल में निश्चित रूप से अभी भी कुछ असहज है। भविष्य में आपको भाषा फॉर्म में बेहतर होना चाहिए, हुआन फेंग ने चुपचाप सोचा। वी चैट कोड सार्वजनिक नंबर मडी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 896 तियानलिन की आंखों का इलाज। हुआन फेंग आज तुरंत फैक्ट्री नहीं गए। इसके बजाय उसे तियानजून का निवास मिला। उसकी ताकत प्रथम श्रेणी के स्तर तक पहुंच गई है और वो तियानलिन को उसकी आंखों की बीमारियों के इलाज में मदद करने की कोशिश कर सकता है। जब हुआन फेंग तियानजून के आवास पर पहुंचे तो तियानलिन ने हुआन फेंग के लिए दरवाजा खोला। ये देखकर कि जो व्यक्ति आया था वो हुआन फेंग था, तियानलिन तुरंत खुश हो गया। अपने कारणों से उसका कोई दोस्त नहीं था। हुआन फेंग ने न केवल अपना पैर ठीक किया बल्कि वो उसकी एकमात्र दोस्त भी थी। स्वाभाविक रूप से वो हुआन फेंग को देखकर बहुत खुश हुई। और आपका भाई? जैसे ही हुआन फेंग अंदर आया उसने कहा कि उसने आने से पहले तियानजून को नमस्ते कहा था। मेरा भाई खरीदारी करने गया है और थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, तियानलिन ने कहा। भाई हुआन, आपको आज रात के खाने के लिए रुकना होगा। मेरे भाई ने आपके साथ अच्छा पेय पीने के लिए कहा है। चलो रात के खाने के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले तुम्हारी आंखों को देख लेते हैं। हुआन फेंग ने कहा कि वो पहले भी तियानलिन की आंखों को ठीक करना चाहते थे। इस तरह न केवल तियानलिन फिर से रोशनी देख सकता है बल्कि हुआन फेंग भी मूल्यवान उपचार अनुभव प्राप्त कर सकता है। हुआन फेंग के शब्दों को सुनकर तियानलिन थोड़ा चौंक गई और फिर उसने आश्चर्य से कहा, भाई हुआन मेरी आंखों को ठीक कर सकते हैं? हुआन फेंग ने पहले कहा था कि वो आश्वस्त होने से पहले खुद का इलाज नहीं करेंगे। अब हुआन फेंग ने अपनी आंखों का इलाज करने का प्रस्ताव रखा, जिसका मतलब है कि हुआन फेंग निश्चित है। इतना खराब भी नहीं, हुआंग ने कहा। हालांकि मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि मैं सफल होऊंगा, मुझे पहले प्रयास करना होगा। चलो जल्दी शुरू करें, तियानलिन ने कहा कि हालांकि हुआन फेंग सफलता की गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन अभी भी उम्मीद है और वह नहीं जानती थी कि उन्होंने इस दिन का कितने समय से इंतजार किया था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से इसके लिए उत्सुक थी। ठीक है, हुआन फेंग ने कहा। वे फिर सोफे पर आए और बैठ गए। हुआन फेंग ने तियानलिन को इसे आमने सामने करने के लिए कहा। तियानलिन की ईश्वरविहीन आंखों को देखकर हुआन फेंग के दिल में दया आ गई और वो उसे और भी अधिक ठीक करना चाहता था। हुआन फेंग ने अपना दाहिना हाथ तियानलिन के माथे पर रखा और फिर उसने तियानलिन के शरीर में प्रवेश करने के लिए अपने शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। हुआन फेंग के प्रथम श्रेणी स्तर तक पहुंचने के बाद से उनकी ऊर्जा बहुत बढ़ गई है और उनकी शुद्धता भी अधिक है। हुआन फेंग के ऊर्जा नियंत्रण को और अधिक सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता है। जब उन्होंने तियानलिन के पैर का इलाज किया तो उन्हें इस बात की चिंता थी कि उसके शरीर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा अव्यवस्थित न हो जाए, लेकिन इस बार हुआन फेंग उस ऊर्जा को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए निश्चित है। बस हुआन फेंग को यकीन नहीं है कि ऊर्जा तियानलिन की आंखों को ठीक कर सकती है या नहीं। आखिरकार जब वो प्रथम श्रेणी की स्थिति में था तो उसने सोचा कि वो तियानलिन की आंखों को ठीक कर सकता है, जो कि केवल उसका अपना अनुमान है। हालांकि चाहे कुछ भी हो, हुआन फेंग कोशिश करना चाहता है। वो अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे तियानलिन की आंखों में प्रवेश करता है। उसने पाया कि वहां की नसें मर चुकी हैं। वो अपनी ऊर्जा से उन्हें ठीक करता है लेकिन उनकी मरम्मत भी करता है। ये प्रक्रिया आसान नहीं है और इसमें बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है। भाई हुआन, क्या आप ठीक हैं? हालांकि वो जानती थी कि हुआन फेंग को परेशान नहीं किया जा सकता है। तियानलिन को पता था कि जब उसने हुआन फेंग की अधिक से अधिक भारी सांसें सुनी तो हुआन फेंग को आराम नहीं मिला। स्वाभाविक रूप से वो चिंतित और चिंतित थी। हालांकि हुआन फेंग ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि वो शरीर में ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन आंखों के पास बहुत सारी नसें होती हैं। वो लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करता। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में इसके गंभीर परिणाम होंगे, जिसे कोई भी देखना नहीं चाहेगा। ये देखकर कि हुआन फेंग ने स्वयं उत्तर नहीं दिया, तियानलिन ने दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह अपने दिल में गुप्त रूप से हुआन फेंग के बारे में चिंतित थी। साथ ही उसे यह भी महसूस हुआ कि उसकी आंखों के पास गर्माहट महसूस हो रही थी और यह एहसास और भी मजबूत होता जा रहा था। तियानलिन खुश है, क्या यह उसकी आंखें महसूस कर रही हैं? इस समय वो हुआन फेंग को परेशान करने से अधिक डरती थी। हुआन फेंग निश्चिंत नहीं है।
हालांकि वो अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने में अधिक कुशल हो गया है, लेकिन उसे इस क्षेत्र में कोई पिछला अनुभव नहीं है, इसलिए वो केवल सावधानीपूर्वक अन्वेषण कर सकता है। सौभाग्य से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तियानलिन या तियानजून, वे सभी खुद पर भरोसा करते हैं। अंततः तियानलिन की आंखों की नसों को ठीक करने में हुआंग फेंग को लगभग आधे घंटे का समय लगा, और साथ ही उसने उन नसों की जीवन शक्ति को बनाए रखने के लिए उसकी आंखों में कुछ ऊर्जा छोड़ी। हुआंग फेंग को संदेह था कि तियानलिन की आंखों को शुरुआत में अचानक नहीं देखा जा सकता था, जो इन नसों के परिगलन के कारण हो सकता है। ठीक है, अपनी आंखें खोलो और देखो कि क्या तुम अपने आसपास की चीजें देख सकते हो। हुआंग फेंग ने अपना हाथ पीछे ले लिया और कमजोर आवाज में कहा कि इतने लंबे समय के उपचार के बाद वो बहुत थक गया था और हमेशा अपनी उच्च एकाग्रता बनाए रखता था। उपचार की शुरुआत में तियानलिन की आंखें खुली थीं, लेकिन पीछे की ओर उनमें अधिक दर्द हो रहा था, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब जब उसने हुआंग फेंग की बातें सुनी, तो उसने पहली बार में अपनी आंखें नहीं खोली, लेकिन उसका शरीर थोड़ा कांप गया और बोली, क्या ये वास्तव में ठीक है? तियानलिन उम्मीद भी कर रही है और डर भी रही है। वो दुनिया को फिर से देखने की उम्मीद करती है, साथ ही वो डरी हुई भी है। उसे डर है कि जब वो अपनी आंखें खोलेगी, तभी उसे पहले जैसा कुछ नहीं दिखेगा। इससे वो फिर से निराश हो जाएगी, यहाँ तक कि निराश भी हो जाएगी, क्योंकि वो नहीं जानती कि अगर हुआंग फेंग खुद को ठीक नहीं कर सकती, तो क्या उसकी आंखों की ठीक होने की कोई उम्मीद है। इसे खोलो, ये ठीक है। हुआंग फेंग ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि तियानलिन इसे देख सकता है या नहीं, इसलिए उन्होंने कुछ भी गारंटी नहीं दी। उसे डर था कि तियानलिन फिर से निराश हो जाएगा। तियानलिन ने इस बार खुद के लिए सांस ली, फिर उसकी पलकें थोड़ी कांप गईं और उसकी आंखें धीरे से खुल गईं। जैसे ही उसकी आंखें खुली, अचानक उसे अपनी आंखों में कुछ झुनझुनी महसूस हुई, जिसके कारण उसने तुरंत अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। क्या बात? हुआंग फेंग ने जल्दी से पूछा। कुछ नहीं, तियानलिन ने कहा, लेकिन उसके स्वर में सतर्क खुशी का पता चला, क्योंकि वो सिर्फ बाहर की रोशनी को देख रही थी। अब पहले अंधेरा नहीं था, लेकिन क्योंकि उसने लंबे समय तक आसपास की रोशनी नहीं देखी थी, इसलिए जब उसने फिर से चारों ओर देखा, उसके नेत्रगोलक पर प्रकाश रेखा की उत्तेजना ने उसे थोड़ी देर के लिए स्वीकार नहीं करने पर मजबूर कर दिया। तियानलिन थोड़ी देर के लिए शांत हुई और फिर से अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। उसने आसपास की पाइपलाइन को फिर से देखा, हालांकि यह बहुत साफ नहीं था, लेकिन अब पहले वाला अंधेरा नहीं था। वो और भी खुश थी। उसी समय उसकी आंखों में भी फिर से कुछ चुभन हुई, हालांकि इस बार उसे ये सब सहने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने अपनी आंखें बंद करने के बजाय कई बार पलकें झपकाई और चुभन के कारण उसकी आंखों के कोने से कुछ आंसू आ गए। हालांकि उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने अपनी आंखें अधिकतम खोलने की कोशिश की और अंततः उसे यकीन हो गया कि वो देख सकती है कि चारों ओर क्या है। वो कैसे? क्या आप इसे देख सकते हैं? हुआंग फेंग ने चिंता के साथ पूछा कि वह भी अपने उपचार के परिणामों के बारे में चिंतित थे। जब उसने हुआंग फेंग के शब्द सुने, तो तियानलिन ने बस उस पर विचार किया। वो इतनी खुश और हैरान थी कि वो भूल गई कि अगला हुआंग फेंग वहां था। तो उसने हुआंग फेंग की ओर देखा और जोर से सिर हिलाया। हाँ, मैं इसे देख सकती हूँ, धन्यवाद भाई हुआंग। फिर तियानलिन के आंसू फिर निकल आए। उसने कई वर्षों से दुनिया नहीं देखी है। हालांकि वो अपने भाई से आग्रह करती रही है कि वो उसके शरीर पर पैसे बर्बाद करना बंद करे, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। हालांकि वो अपने भाई से प्यार करती है। वो आम लोगों की तरह दुनिया को नहीं देखना चाहती। हालांकि इतने सारे अस्पताल देखने और इतना पैसा खर्च करने के बाद भी इलाज की कोई उम्मीद नहीं है। वह हताश है और अपने मामलों के कारण अपने भाई को नीचे नहीं खींचना चाहती, इसलिए वह इलाज छोड़ देंगी। हालांकि जब हुआंग फेंग अपनी दुनिया में आए, तो उसने पाया कि उसकी दुनिया बदल गई थी। पहले तो वह हताश थी। हुआंग फेंग की उपस्थिति के कारण एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। विशेष रूप से हुआंग फेंग के पैरों की ठीक होने के बाद उसे हुआंग फेंग से अपनी आंखों की ठीक होने की अधिक उम्मीद थी। हालांकि वो हुआंग फेंग के साथ यह नहीं कह सकती थी कि वो हुआंग फेंग पर दबाव नहीं बढ़ा सकती। हुआंग फेंग अपने पैर को ठीक कर सकता है। वो पहले से ही खुद पर एक बड़ा उपकार है। वो प्रगति नहीं कर सकता। आज हुआंग फेंग के उपचार के तहत मेरी दृष्टि फिर से ठीक हो गई है। मैं अपनी खुशी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं आखिरकार भविष्य में एक सामान्य व्यक्ति की तरह रह सकता हूँ। इसे देखना अच्छा है। तियानलिन की बातें सुनकर हुआंग फेंग के दिल को भी राहत मिली। पहले उनके दिल में कुछ दबाव था। अगर वो इस बार तियानलिन को ठीक नहीं कर सका, तो उसका दम घुट जाएगा। भविष्य में उसमें वो क्षमता नहीं रहेगी। इस छोटी सी बच्ची को देखकर वो कभी भी इस अद्भुत दुनिया को नहीं देख पाएगा। हुआंग फेंग का दिल भी बहुत दुखी है। अच्छी खबर यह है कि परिणाम बुरा नहीं है। ही भाई हुआंग, आप बहुत सुंदर हैं, तियानलिन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर कुछ आंसू थे। दुनिया को दोबारा देखने के बाद हुआंग फेंग वो पहला व्यक्ति था जिसे उसने देखा था। इससे पहले वो हमेशा हुआंग फेंग की आवाज सुनती थी और उसे नहीं सुनती थी, और उसके दिल में हुआंग फेंग के बारे में थोड़ी कल्पना थी। वो उसके जैसा बनना चाहती थी। बेशक उसके दिल में हुआंग फेंग जैसा अच्छा आदमी बहुत सुंदर होना चाहिए। अब जब उसने हुआंग फेंग का असली चेहरा देखा, तो वो निराश नहीं हुई। क्या ऐसा है? मुझे भी ऐसा लगता है, हुआंग फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें बहुत कम थकान महसूस हुई। इसी समय दरवाजा खुलने की आवाज आई। तियानलिन ने कहा, मेरा भाई वापस आ गया होगा। उसके बाद तियानलिन दरवाजे की ओर भागा। वो अपने भाई को दोबारा देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। उसने कई वर्षों से उसे नहीं देखा है और नहीं जानती कि उसका भाई क्या बन गया है। क्या वो यही सोचती है? भाई, क्या तुम वापस आ गए? तियानलिन ने मुस्कुराते हुए तियानजून से कहा। एनबीएसपी छोटा, कम अद्यतन और तेज विज्ञापन बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 897 दोहरी खुशी। अच्छा, हुआंग फेंग कहाँ है? तियानजून ने जूते बदलने के लिए दरवाजे में प्रवेश करते समय लापरवाही से कहा। उसे अपनी बहन नहीं मिली और हमेशा की तरह जो अलग है। यह अंदर है, तियानलिन ने कहा। इतनी सारी चीजें, मैं इसे आपके लिए ले लूंगा। जैसा कि तियानलिन ने कहा, वो झुकी और सामान उठाने में मदद करने के लिए तियानजून की ओर अपना हाथ बढ़ाया। नहीं, मैं इसे स्वयं ले सकता हूँ। अंदर आओ और आराम करो। तियानजून ने कहा कि वो नहीं चाहते कि उनकी छोटी बहन थके। ये हाथ से किए जाने वाले कार्य स्वयं ही बेहतर ढंग से किए जाते थे।
हालांकि तियानलिन अभी भी अपने भाई को चीजें दिलाने में मदद करने पर जोर देती है। नहीं, मैं इसे स्वयं ले सकता हूँ। तियानजून के हाथ को किनारे कर दिया। तियानलिन को उसका हाथ नहीं लगने देना चाहता। हालांकि तियानलिन का हाथ अभी भी सटीक था और तियानजून के जाने के बाद वो मदद करना चाहता था। जब तियानजून ने इसे फिर से जाने देना चाहा, तो वह अचानक स्तब्ध रह गया। फिर उसने अपनी आंखें खोली और अविश्वसनीय चेहरे से अपनी बहन की ओर देखा। दीदी, क्या आप इसे देख सकती हैं? जब वो बोला, तियानजून की आवाज अभी भी खनक रही थी, जो उसके उत्साह को दर्शाता था। आपको पता होना चाहिए कि तियानलिन ने पहले उसकी मदद नहीं की थी, लेकिन हर बार जाने से पहले तियानलिन आगे नहीं बढ़ सकती थी क्योंकि वो देख नहीं सकती थी। लेकिन इस बार जाहिर तौर पर ऐसा नहीं है। तियानलिन अपने हाथ की स्थिति का पता लगाना जारी रख सकता है, जो पहले असंभव था, लेकिन अब तियानलिन ने ये कर दिखाया है। हाँ भाई, मैं देख सकता हूँ। तियानलिन ने स्तब्ध तियानजून से खरीदे गए व्यंजन ले लिए और गर्व और उत्साह के साथ अपने भाई से कहा। वास्तव में तियानजून को डर है कि उसने गलत सुना है। वो फिर से पुष्टि करता है। वास्तव में तियानलिन ने फिर भी अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। वो अपने भाई के दिल में उत्साह महसूस कर सकती थी। वो पहले भी इसी मूड में थी। भाई, मैंने तुम्हें 10 साल से अधिक समय से नहीं देखा है। तुम लंबे और सुंदर हो। ठीक है लिनलिन, तुम भी सुंदर दिखती हो। उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। इस समय भी उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। वो उत्साहित था। वो इतने सालों से अपनी बहन को सामान्य जीवन जीने के तरीकों के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसकी क्षमता सीमित थी और वो इसे हासिल नहीं कर सका। हालांकि हुआन फैंग से मिलने के बाद से सब कुछ अलग हो गया है। हुआन फैंग ने पहले तियानलिन को खड़ा किया और अब उसकी आंखों को ठीक किया और उसे फिर से दुनिया दिखाई दी। ये कहा जा सकता है कि हुआन फैंग ने अपने भाई और बहन का जीवन बदल दिया। ये सोचते हुए तियानजून लिविंग रूम में गया और हुआन फैंग को अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बैठे देखा। तियानजून उसके पास आया और बोला, धन्यवाद, धन्यवाद। तियानजून वास्तव में अपने दिल से हुआन फैंग का आभारी है। हालांकि हुआन फैंग ने एक बार तियानलिन के पैर को ठीक करने पर हुआन फैंग को दिल से धन्यवाद दिया था। इस बार भी वो ईमानदार थे। हुआन फैंग की अपने भाई और बहन के प्रति दयालुता बहुत अधिक थी। भले ही उसने ये जीवन हुआन फैंग को बेच दिया, उसने नहीं सोचा कि यह पर्याप्त था। तियानजून के दिल में तियानलिन खुद से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ नहीं, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हुआन फैंग ने कहा। जी, आप दोनों यहाँ बातें कर रहे हैं। मैं खाना बनाने गया था। मैं इतने सालों से रसोई में नहीं गया हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं खाना बनाऊंगा या नहीं। अगर यह स्वादिष्ट नहीं है तो आप दोनों निराश नहीं हो सकते, तियानलिन ने आकर कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसी दिखती हो, मुझे ये पसंद है। तियानजून उसके चेहरे पर प्यार करती है और कहती है कि जब वो बच्ची थी तो तियानलिन अक्सर खाना बनाती थी। तियानजून ने कई वर्षों से अपनी बहन के खाना का स्वाद नहीं चखा है। वो उम्मीदों से भरा है। भाई, क्या आपका मतलब यह है कि मैं अच्छा नहीं कर सकता? तियानलिन ने असंतुष्ट होकर कहा। नहीं नहीं, तियानजून ने जल्दी से दया की भीख मांगी। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, तियानलिन ने कहा। रुको, मैं तुम्हारी आंखें बाद में खोलूंगा। उसने कहा कि तियानलिन रसोई में सामान लेकर गई थी और उसने अपनी बहन को रसोई की ओर लगातार चलते देखा था। वो हमेशा की तरह सावधानी से नहीं चली और तियानजून की मुस्कान कभी गायब नहीं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कई वर्षों से अपनी बहन को इतना प्रसन्नचित्त नहीं देखा। तियानजून ने एक बार फिर हुआंग फैंग को धन्यवाद दिया। चूंकि तियानलिन चल नहीं सकती और देख नहीं सकती, हालांकि वो अभी भी सतह पर ठीक होने का दिखावा करती है, तियानजून को पता है कि वो बहुत अधिक अंतर्मुखी और आत्महीन हो गई है। वो बाहरी लोगों से संपर्क नहीं करना चाहती। खुद से बात करते समय भी वो अक्सर हंसती रहती है, लेकिन उसके दिल में अब भी हीनता का एहसास होता है। लेकिन अब ये स्पष्ट रूप से भिन्न है। उसकी आंखें और पैर वापस सामान्य हो गए हैं, आम लोगों से अलग नहीं है और उसका व्यक्तित्व बदल गया है। इस बार वो खुद के सामने खुश होने का दिखावा करने के बजाय सचमुच खुश है। आपने उन्हें कई बार धन्यवाद दिया है और इसका कोई अंत नहीं है, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें ये देखकर बहुत खुशी हुई कि उनके भाई और बहन के बीच इतना अच्छा रिश्ता है। साथ ही उसे अपनी बहन का भी ख्याल आया जो अभी पढ़ रही है। उसने कुछ देर तक उसे नहीं देखा और नहीं जानता था कि वह कैसी थी। जितना अधिक हुआन फैंग अपनी बहन को देखना चाहता है, उतना ही अधिक उसने पैसा नहीं कमाया, उतना ही अधिक उसे आत्मसम्मान महसूस हुआ। जितना अधिक वो लंबे समय तक घर नहीं गया, उतना ही अधिक उसने अपने परिवार को नहीं देखा एक लंबे समय। अब जब वो तियानजून के भाई और बहन को इस तरह देखता है तो वो थोड़ा द्रवित हो जाता है। 11 नवंबर होने वाला है। क्या मुझे घर जाना चाहिए या अपनी बहन को खेलने के लिए आने देना चाहिए? हुआन फैंग ने मन में सोचा कि हालांकि उसने इस साल घर जाने का फैसला किया है, लेकिन वो अपने परिवार को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मैं आपका आभार कई बार कहकर व्यक्त नहीं कर सकता, मैदानी सेना ने कहा। ठीक है, चलो उस बारे में बात नहीं करते। हुआन फैंग ने अपना हाथ लहराया और कहा, मुझे नहीं लगता कि तियानलिन बड़ी है। अब वो आम लोगों से अलग नहीं है। आप उसके स्कूल जाने की व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसकी व्यवस्था कर दूंगा। तियानजून ने कहा कि उसने बिल्कुल यही सोचा था, लेकिन वह जानता है कि आज के समाज में शिक्षा न होना एक नुकसान है, बिल्कुल अपने जैसा, क्योंकि पहले शिक्षा के बिना नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल था। बाद में उन्हें हुनहु हुनहु की राह पर निकलना पड़ा। तियानलिन स्कूल जाने के लिए ज्यादा उम्र का नहीं है। हालांकि वो इतने सालों से स्कूल नहीं गई है, वो निश्चित रूप से ज्ञान के मामले में उसके साथ नहीं रह सकती है, लेकिन वो उस समय कुछ पैसे खर्च करेगी। जब वो स्कूल जाती है तो वो अपने साथियों से संपर्क कर सकती है, जिससे तियानलिन को फिर से जीने और समाज में एकीकृत होने में मदद मिलेगी। दोनों ने फिर से बातचीत की, लेकिन हुआन फैंग ने पाया कि तियानजून का शरीर असहज लग रहा था। चैट करते समय वो हमेशा अनजाने में भौहें सिकोड़ लेता था। तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? हुआन फैंग ने पूछा। ये ठीक है, मुझे थोड़ी चोट लगी है, मैदानी सेना ने कहा। मुझे देखने दो, हुआन फैंग ने तियानजून की बाह पर अपना हाथ रखते हुए कहा। उसके बाद हुआन फैंग ने भौहें सिकोड़कर कहा, आप आंतरिक चोट से पीड़ित हैं, क्या बात है? तियानजून की चोट आंतरिक चोट है, जो आंतरिक शक्ति के कारण होती है। यह वह नहीं है जो सामान्य लोग कर सकते हैं।
आखिरकार इस समाज में कुछ ही लोग हैं जो आंतरिक शक्ति से निपट सकते हैं। पेन परिवार ने ये किया, मैदानी सेना ने भी यह नहीं छिपाया। पेन परिवार, क्या आप उनके साथ संघर्ष में हैं? हुआंग फैंग ने पूछा। आखिरकार पेन चीन की राजधानी में बड़े परिवार हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके परिवारों में आंतरिक शक्ति वाले लोग हैं। कुआ, तियानजून ने कहा। पेंगस पर नजर रखने से पहले उनके करीब जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से बाहर चला गया। अप्रत्याशित रूप से वहां एक बहुत ही मुश्किल व्यक्ति था। मैं उसके द्वारा घायल हो गया था। सौभाग्य से मैं अंत में बच गया। अगर मुझे देर हो जाती तो शायद मैं वापस नहीं आता। जैसा कि मैंने पहले कहा, पेन परिवार के सभी रक्षक शक्तिशाली भूमिका निभाते हैं, हुआंग फैंग ने कहा। ठीक है, मैं हर किसी से निपट सकता हूँ, सिवाय उस व्यक्ति के जिसने मुझे चोट पहुंचाई है। तियानजून ने कहा कि आखिरकार उनका कौशल कमजोर नहीं है, केवल उन्होंने सीखा नहीं है कि आंतरिक शक्ति को नुकसान होगा। इसके बारे में सोचने के बाद हुआंग फैंग ने ऑब्सीडियन अजय कौशल को अपनी बाहों से निकाला और तियानजून को सौंप दिया और कहा, इस चीज को ले लो और जब तुम खाली हो तो इसका अभ्यास करो। ये तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन तुम इसे नहीं दिखा सकते अन्य, तुम्हें पता है क्या? संपर्क की इस अवधि के दौरान हुआंग फैंग ने यह भी पाया कि तियानजून अभी भी बहुत भरोसेमंद है। ये कहा जा सकता है कि तियानजून उनका सबसे वफादार और शक्तिशाली अधीनस्थ है। हालांकि क्योंकि उसने आंतरिक शक्ति नहीं सीखी है, उसे हमेशा कुछ नुकसान होता है, इसलिए हुआंग फैंग ने उसे आंतरिक मानसिक कौशल देने का फैसला किया। तियानजून को हुआंग फैंग का 7 ऑब्सीडियन अजय कौशल संदिग्ध रूप से प्राप्त हुआ। उसे ये ठीक से समझ नहीं आया, हुआंग फैंग ने खुद को इतनी गंभीरता से क्यों याद दिलाया? क्या ये कीमती है? तियानजून की भ्रमित उपस्थिति को देखकर हुआंग फैंग ने कहा, यह आंतरिक मानसिक कौशल है। आप इस समय आंतरिक शक्ति से घायल हो गए हैं। ये बात आम लोगों को न दिखाएं। क्या आप समझते हैं? आंतरिक मानसिक कौशल। तियानजून का चेहरा हैरान था। आखिरकार इससे पहले वो हमेशा सोचते थे कि आंतरिक कौशल केवल टीवी और फिल्मों में ही मौजूद हो सकता है। अप्रत्याशित रूप से ये वास्तव में वास्तविकता में मौजूद है और अब उसे एक मिल गया है। इतना खराब भी नहीं, हुआंग फैंग ने कहा। आंतरिक शक्ति विकसित करना दृढ़ता का विषय है, कठिन अभ्यास करना याद रखें। ठीक है, मैं करूंगा। तियानजून के पास ये सुनिश्चित करने का कौशल है कि उसे अपनी आंतरिक शक्ति विकसित करने का ऐसा मौका मिले। निस्संदेह वो ढिलाई नहीं बरतेगा। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो कृपया मुझसे पूछो, हुआंग ने कहा। अब मैं आपकी आंतरिक चोट में मदद करूंगा। हुआंग फैंग द्वारा तियानजून की आंतरिक चोट को ठीक करने के बाद तियानलिन ने वहां भोजन समाप्त कर लिया था। तियानजून ने जल्दी से हुआंग फैंग को आने और साथ में खाना खाने के लिए कहा। उसने अच्छी शराब की एक बोतल खोली। यह निम्नलिखित लोगों की उनके प्रति पुत्रवधू भक्ति है। आज वो सचमुच बहुत खुश है। न केवल उसकी बहन की आंखें ठीक हो गई है, बल्कि उसने पौराणिक आंतरिक कौशल भी हासिल कर लिया है, जो डबल जिलिनमैन हो सकता है। वो बुरे मूड में है। एनबीएसपी छोटा, कम अद्यतन और तेज विज्ञापन बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 898 इसे स्वयं बनाएं। कैसा है? हुआंग फैंग और तियानजून को खाना खाते हुए देखकर तियानलिन घबराकर पूछता है। वो लगभग 10 वर्षों से खाना नहीं बना रही है और उसे अपने खाना पकाने के कौशल पर कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, मेरी बहन का खाना बहुत स्वादिष्ट है, तियानजून ने जल्दी में कहा। मैंने तुमसे नहीं पूछा। तियानलिन अपने भाई की ओर देखती है और हुआंग फैंग की ओर देखती है। हुआंग फैंग मुस्कुराए, सिर हिलाया और कहा, यह वास्तव में अच्छा है। तियानलिन ने सुना और फिर उसने अपना दिल छोटा कर लिया और खुशी से खाना खाया। मैदानी सेना ने शिकायत भरे चेहरे से कहा, बहन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम बहुत आक्रामक हो। चलो भाई, जल्दी से चिकन खाओ। तियानलिन अपने भाई के लिए चिकन का एक टुकड़ा लेकर आई। ठीक है, मेरी बहन मेरे लिए सबसे अच्छी है। तियानजून तुरंत संतुष्ट हो गया। भोजन करते समय हुआंग फैंग तियानजून के भाई और बहन को देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसे अपनी बहन की अधिक याद आ रही थी। खाने के बाद तियानलिन बर्तन धोने के लिए दौड़ती है। वो कई वर्षों से अंधी है, वो कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर पाती। तियानजून उसे ऐसा नहीं करने देगा। उसके शब्दों में, वो जंग खा रही है। अब जब वो कुछ कर सकती है तो वो एक पल भी रुकना नहीं चाहती। लिविंग रूम में हुआंग फैंग और तियानजून चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। वैसे मेरे पास अभी आपसे बात करने का समय नहीं था। जब मैं कई परिवार और पेन परिवार की जांच करने गया तो मैंने पाया कि उनकी नई चालें थी। दोनों ने बातचीत की। तियानजून ने अचानक विषय को कई के परिवार और पेन के परिवार पर स्थानांतरित कर दिया। वो जानता था कि हुआंग फैंग दोनों परिवारों के बारे में बहुत चिंतित था। ओह, क्या कार्रवाई! निश्चित रूप से तियानजून के शब्दों को सुनने के बाद हुआंग फैंग उत्सुक थे। ऐसा लगता है कि काई का परिवार अंतर्राष्ट्रीय हत्यारा संगठन से संपर्क कर रहा है। काई यूडे अपने बेटे की मौत से बहुत परेशान है, लेकिन वो सामान्य अंगरक्षकों के साथ पेन के गार्डों को नहीं हरा सकता। इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय हत्यारा संगठन से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, जो मुझे पता चला बस अब। मैदानी सेना ने कहा। हुआंग फैंग ने सिर हिलाया। कई यूडे का इकलौता बेटा है। कई यूडे बहुत बूढ़ी है अब, जबकि उसका इकलौता बेटा मर गया है। उसने अपना अधिकांश जीवन बहुत सारा पैसा कमाने में बिताया है। बाद में वह इसे किसे देगा? इसलिए वो आसानी से अपने बेटे की मौत को जाने नहीं देगा। भले ही उसे पता हो कि राजधानी में उसे पेंगों का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी वो पीछे नहीं हटेगा। उनका बेटा मर चुका है, उसे और क्या डर हो सकता है? पहले वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन अपने बेटे की रक्षा भी करना चाहता था। अब जो आदमी रक्षा करना चाहता था वो मर चुका है, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं है। पेन परिवार के बारे में कुछ अजीब है, तियानजून ने आगे कहा। वे विभिन्न उद्योगों से शुरू करके पहले भी कई परिवार की ताकतों के खिलाफ लड़ते रहे हैं। हालांकि इन दिनों उन्होंने अचानक कई परिवार के खिलाफ लड़ना बंद कर दिया है। वे अब कई परिवार के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, वे अभी भी लड़ रहे हैं कई परिवार के उकसावे के खिलाफ। ऐसा लगता है कि वे आपकी जांच कर रहे हैं। मैंने पहले एक गार्ड को आपकी जानकारी की जांच करते देखा था और अब दूसरी तरफ से भेजा जाना चाहता है।
तियानजून के शब्दों ने हुआंग फैंग को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन उन्हें राहत मिली। उन्होंने अनुमान लगाया कि पेंग शायद जानते थे कि पेंग चेंगफू को कैतियान ने नहीं मारा था। आखिरकार पेंगस में आंतरिक शक्ति वाले लोग हैं। जब तक वे पेंग चेंगफू का शव ढूंढते हैं, उन्हें ये पता लगाना चाहिए कि पेंग चेंगफू को बेसबॉल के बल्ले से नहीं मारा गया था, बल्कि बेसबॉल के बल्ले से मारा गया था। जो लोग बल के झटके से मर गए, उन्हें पता होना चाहिए कि पेंग चेंगफू को मारने वाला कोई और था। यदि वे जानना चाहते हैं कि पेंग चेंगफू की हत्या किसने की, तो उन्हें ये जांच करनी चाहिए कि किन्गई प्रांत में अपने समय के दौरान पेंग चेंगफू किसके संपर्क में था और वह किसके प्रति शत्रुतापूर्ण था। हालांकि सार्वजनिक रूप से पेंग चेंगफू के साथ उनका टकराव हुआ है, पेंग परिवार के कौशल के साथ ये जानना बहुत मुश्किल नहीं है और वे स्वाभाविक रूप से अब संदेह करने वाले लक्ष्यों में से एक बन गए हैं। हालांकि हुआंग फैंग को यकीन है कि पेंग लोग सिर्फ खुद पर संदेह कर रहे हैं, उनके पास कोई सबूत नहीं है। जब उन्होंने पेंग चेंगफू को मारा तो किसी ने नहीं देखा। इसके अलावा उस वक्त मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई। अगर उन्होंने देखा भी तो उन्हें पता नहीं चल सका। हालांकि हुआंग फैंग को यह भी चिंता है कि पेंग अनुचित और परेशान करने वाले होंगे। जब हत्यारे का पता नहीं चल पाता तो वो सीधे तौर पर खुद को ही सबसे संदिग्ध पाएगा। ठीक है, आपने अच्छा काम किया, लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए। ये स्पष्ट है कि पेंग परिवार की सुरक्षा में आंतरिक कौशल वाले लोग हैं। ऐसे लोग अभी भी बहुत खतरनाक हैं, हुआंग फैंग ने कहा। ठीक है, मैं सावधान रहूंगा। तियानजून ने कहा कि वो उस आदमी को लेकर भी बहुत सावधान थे जिसने उन्हें चोट पहुंचाई थी। जाहिर है, उस आदमी का कौशल उससे कहीं बेहतर था और उसे आंतरिक शक्ति के जादू का भी एहसास था। इसलिए उन्होंने हुआंग फैंग द्वारा दिए गए आंतरिक मानसिक कौशल को विकसित करने की योजना बनाई। कुछ देर तियानजून के आवास पर रहने के बाद हुआंग फैंग चले गए। दोपहर में उसके पास करने के लिए अन्य काम थे। मूल रूप से हुआंग फैंग का इरादा क्यू निंगशुंग के इलाज में मदद करना जारी रखना था। हालांकि तियानलिन के पिछले उपचार के दौरान उन्होंने बहुत अधिक ऊर्जा खर्च की थी, इसलिए उन्हें धीमा करने की आवश्यकता थी। इसलिए हुआंग फैंग ने अपना मन बदल लिया और कल क्यू निंगशुंग जाने की तैयारी की। हुआंग फैंग क्यू निंगशुंग को खोजने नहीं गया था, लेकिन क्यू निंगशुंग हुआंग फैंग के बारे में सोच रहा था। वे कई दिनों से संपर्क में नहीं है। यदि क्यू निंगशुंग ने पहले इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, तो वे लंबे समय से संपर्क में नहीं थे। हालांकि क्यू निंगशुंग का दिल थोड़ा भ्रमित होने लगा क्योंकि वो हुआंग फैंग के प्रति अपने प्यार का इजहार करने में विफल रही। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या हुआंग फैंग ने इन दिनों खुद से संपर्क नहीं किया था और क्या वो जानबूझकर खुद को अलग कर रही थी, जिससे उसे गुप्त रूप से पछतावा हुआ। मुझे पता था कि जब मैं उस दिन पुलिस स्टेशन में था तो मैं उसका चेहरा नहीं दिखाऊंगा। क्या वो शर्मिंदा होगा और अधिक सोचेगा जब मैंने उसके साथ इतना ठंडा व्यवहार किया? क्यू निंगशुंग ने अपने कार्यालय में चुपचाप सोचा। हुआंग फैंग ने कुछ दिनों तक उससे संपर्क नहीं किया, जिससे उसे अतीत के जुनून के बिना काम करना पड़ा। आप जानते हैं, हालांकि पहले उसे ट्रैफिक पुलिसकर्मी बनना पसंद नहीं था, फिर भी वो अपने काम को गंभीरता से लेती थी। लेकिन अब हुआंग फैंग के साथ चीजों के कारण वो बिल्कुल भी गंभीरता से काम नहीं कर सकती थी, जो पहले बेकार था। क्यू निंगशुंग ने फिर से आह भरी और खुद से कहा, यदि आप उस दिन वो संदेश नहीं भेजते हैं तो आपके पास वह नहीं होगा जो अभी आपके पास है। आप युगल नहीं बन सकते, कम से कम आप एक दोस्त तो बन सकते हैं। अब आपके पास है, यहाँ तक कि दोस्त भी नहीं बनाए, और आप नहीं जानते कि हुआंग फैंग की प्रेमिका कौन है। हुआंग फैंग को नहीं पता था। क्यू निंगशुंग इस समय उसके बारे में सोच रहा था। तियानजून के निवास से निकलने के बाद वो तलवार बनाने के कारखाने में गए। पिछली बार हुआंग फैंग के आगमन की तुलना में ये तलवार बनाने का कारखाना अधिक जीवंत है, क्योंकि हुआंग फैंग के आदेश से इस फैक्ट्री के सभी लोग और मशीनें तेज गति से चल रही हैं और लगातार उत्पादन कर रही हैं। हुआंग फैंग के पीछे समय और स्थान में 2 रिक्त बाजार हैं, इसलिए तलवार बनाने की फैक्ट्री 24 घंटे भी बन रही हो तो भी इसे बचाया जा सकता है। यहाँ तक कि हुआंग फैंग और बॉस फू ने भी कारखाने का विस्तार किया है। और हुआंग फैंग का इस बार आना उस खेल की दुनिया से संबंधित है जहाँ से वो अभी बाहर आया है। सामान्य तलवारों का कोई बाजार नहीं है। हालांकि 1 साल के समय में हुआंग फैंग का लोहार पेशा मास्टर स्तर पर रहा है। यह मास्टर स्तर से केवल 1 कदम दूर है। उन्होंने बनाने के तरीके और फॉर्मूले के बारे में बहुत कुछ सीखा है और वो आज भी यहाँ प्रयोग करने आए हैं। भाई फू, क्या आप मेरे लिए एक अलग भवन कक्ष की व्यवस्था कर सकते हैं? हुआंग फैंग ने फू युआन से कहा, जो यहाँ आया था। हुआंग फैंग की बातें सुनकर फू युआन थोड़ा चौंक गया। उसने सोचा कि हुआंग फैंग आज खाता बही देखने आ रहा है। अप्रत्याशित रूप से उसने इसके लिए कहा, क्या आप अपनी तलवार खुद बनाना चाहते हैं? फ्यूआन ने पूछा कि इससे पहले ऐसे कोई मेहमान नहीं थे जिन्होंने अपनी तलवारें बनाने का प्रस्ताव रखा हो। वे तलवार प्रेमी पूरी तरह से अपनी तलवारें बनाना चाहते थे, इसलिए वे अक्सर इसे स्वयं बनाने का प्रस्ताव रखते थे। ये सिर्फ इतना है कि फ्यूआन को इतनी दिलचस्पी की उम्मीद नहीं थी। कुआ, हुआंग फैंग ने उत्तर दिया। ठीक है, मेरे साथ आओ। फ्यूआन ने कहा कि पहले वे इस तरह का व्यवसाय स्वयं निर्मित करते थे, इसलिए कारखाने में इस तरह का एक अलग भवन कक्ष भी उपलब्ध है और सहायक सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। फ्यूआन के बाद हुआंग फैंग एक छोटी सी क्षेत्र वाले कमरे के पास पहुंचता है। इसमें हर तरह के उपकरण मौजूद हैं। दरअसल हुआंग फैंग को बहुत सी चीजों की जरूरत है। वो खेल खेल में निर्माण तकनीक सीखता है, जो कि बहुत पुरानी तकनीक है। इसके विपरीत वो उन आधुनिक मशीनों का उपयोग नहीं कर सकता। फ्यूआन द्वारा हुआंग फैंग को लाने के बाद वो तुरंत नहीं गया, बल्कि देखने के लिए यहाँ रुका। वो हुआंग फैंग की अपनी तलवार बनाने की अचानक इच्छा के बारे में उत्सुक था। हुआंग फैंग ने फ्यूआन को भी नहीं भगाया, जो कोई अप्रत्याशित मानवीय स्थिति नहीं है। हुआंग फैंग स्टील लेता है और उसे उच्च तापमान पर पिघलाता है। इसके बाद वो उसे निकालकर पास में तैयार किए गए सांचे में डाल देता है। इसके ठंडा होने और अंतिम रूप देने के बाद हुआंग फैंग इसे बाहर निकालता है और फिर हथौड़ा उठाता है और इसे कुछ देर तक ठोकता है। हालांकि यह प्लेटिनम स्तर का हथौड़ा नहीं है जिसका उपयोग उन्होंने खेल में किया था। ये बहुत बुरा नहीं है और यह अभी भी अच्छी स्थिति में है। हुआंग फैंग की धड़कन लयबद्ध है, जो लोगों को अनजाने में शामिल कर देती है। इससे पहले कि फ्यूआन ने देखा कि हुआंग फैंग ने निर्माण की सबसे मूल विधि का उपयोग किया था, वो अभी भी निराश था।
इसके अलावा हुआन फैंग की हरकतों में कुछ खास नहीं था। हालांकि जब हुआन फैंग ने दस्तक देना शुरू किया तो उसे पता चला कि क्या अलग था। हुआन फैंग ने जो दस्तक दी वो जाहिर तौर पर आम लोगों से अलग थी। उसने अपनी इच्छा से दस्तक नहीं दी। ऐसा लग रहा था कि यह एक निश्चित नियम का पालन कर रहा है और खटखटाने की आवाज भी बहुत सुखद थी। फ्युआन तलवार बनाने में विशेषज्ञ था, इसलिए ध्वनि सुने वो जानता था कि हुआन फैंग एक उपयोगी विशेष फोजिंग तकनीक थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। बेशक फ्युआन ने इस तरह की निर्माण तकनीक नहीं देखी है क्योंकि यह हुआन फैंग द्वारा खेल से लाया गया है जो वास्तविकता में नहीं पाया जा सकता है। एनबीएसपी छोटा, कम अद्यतन और तेज विज्ञापन बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 899 प्रदर्शन शिक्षण। हुआन फैंग के वास्तविकता में वापस आने के बाद खेल में सीखे गए सभी कौशल संरक्षित किए गए हैं। औषधीय सामग्रियों के कारण उसने कई सूत्र सीखे हैं, लेकिन फिलहाल वो उनका उपयोग नहीं कर सकता। आखिरकार कई औषधीय सामग्रियां केवल खेल में मौजूद हैं, लेकिन वास्तविकता में नहीं, जब तक कि वो स्टोर में उन्हें बदलने के लिए पैसे खर्च करने को तैयार न हो। हालांकि निर्माण कौशल समान नहीं है। खेल में वो निर्माण के लिए सभी प्रकार के खनिजों का उपयोग करता है और ये खनिज वास्तविकता में भी मौजूद है। यहाँ तक कि वास्तविक दुनिया में खनिजों के प्रकार खेल की तुलना में अधिक समृद्ध है। गेम में व्यक्तिगत खनिजों को छोड़कर गेम डेवलपर्स अपने स्वयं के विचारों के साथ आते हैं, अन्य को वास्तविकता के अनुसार सेट किया गया है। इसलिए हुआन फैंग के फोजिंग कौशल का उपयोग वास्तविकता में भी किया जा सकता है और खेल में उनके द्वारा सीखे गए व्यंजनों का भी उपयोग किया जा सकता है। इस बार हुआन फैंग ने एक खंजर बनाया। खेल में उसका मुख्य व्यवसाय चोर है और चोर द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार खंजर है, इसलिए उन्होंने खंजर सबसे ज्यादा बनाया और उससे सबसे ज्यादा परिचित है। खेल में उच्च स्तरीय लोहार साधारण सामग्रियों से भी अच्छे हथियार बना सकते हैं। लोहारों का स्तर जितना ऊंचा होगा, उत्कृष्ट हथियार बनाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। हुआन फैंग पहले से ही एक मास्टर लोहार है। सिद्धांत रूप में वो कलाकृतियां भी बना सकता है। हालांकि बनाने की सफलता दर बहुत कम है, प्रतीकवाद का केवल 1000वां हिस्सा, जो कि भले ही आप दिव्यता के उच्चतम स्तर तक पहुंच जाते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप इच्छानुसार कलाकृतियां बना सकते हैं। दिव्य लोहार की सफलता दर केवल 1% है। इसके अलावा कलाकृति को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री बहुत खास है, इसलिए हुआन फैंग ने इसे अभी तक नहीं बनाया है। खेल में 1 वर्ष के समय में हुआन फैंग ने गहरे सोने के स्तर के सबसे उन्नत उपकरण बनाए हैं और गहरे सोने के स्तर के उपकरणों की संख्या ज्यादा नहीं है। बैंग बैंग बैंग, हुआन फैंग अपने खंजर ब्रूम को बार बार पीटता है, साथ ही वो इसके लिए लगातार फोजिंग कौशल का उपयोग कर रहा है और लैब बार बार हुआन फैंग और फ्युआन को इसमें गिरा देती है। आखिरकार हुआन फैंग ने लगातार 9981 बार प्रहार करने के बाद वो रुक गया और फिर गठित खंजर को फिर से ठंडा कर दिया। जब हुआन फैंग ने सफल खंजर निकाला तो फ्युआन ने मोर्चा संभाला और ध्यान से खंजर को देखा। अच्छा दाव, ये वास्तव में अच्छा दाव है। फ्युआन ने इसे देखा और चिल्लाया। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआन फैंग ने सबसे आम सामग्रियों से ऐसा चाकू बनाया है जो मिश्र धातु सामग्री से बने चाकू से कम नहीं है। इससे पता चलता है कि हुआन फैंग की तकनीक कितनी शक्तिशाली थी। लेकिन हुआन फैंग मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। वास्तव में फ्युआन की नजर में यह एक बहुत अच्छा दाव था। उनकी राय में यह सामान्य ही हो सकता है क्योंकि उन्होंने इसे अभी देखा था। खंजर केवल चांदी के स्तर का है और इसकी विशेषताएं बहुत अधिक नहीं है। ये अच्छे दाव से बहुत दूर है। बेशक फ्युआन डेटा नहीं देख सकता है और वो नहीं जानता है। ये सिर्फ एक दोषपूर्ण उत्पाद है जिसे हुआन फैंग ने अभ्यास करने और यहाँ के उपकरणों से परिचित होने के लिए लापरवाही से टाइप किया है। हुआन फैंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस उद्योग के निर्माण में आपकी इतनी गहरी उपलब्धियां होंगी। फ्युआन ने प्यार से खंजर लिया और आश्चर्य से हुआन फैंग से कहा। फ्युआन का जन्म तलवारें और तलवारें बनाने के लिए हुआ था। स्वाभाविक रूप से वो इस क्षेत्र में विशेषज्ञ है। हुआन फैंग एक साधारण कॉलेज ग्रेजुएट है। हालांकि वो तलवारों के प्रति अपना प्यार पहले भी दिखा चुका है। प्यार एक चीज है, अपने दम पर इतना अच्छा हथियार बनाने में सक्षम होना दूसरी बात है। सबसे पहले उसने सोचा कि हुआन फैंग इसे खुद ही बनाने जा रहा है, लेकिन अब हुआन फैंग की इमारत की समझ खुद से कमजोर या खुद से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकती है। मैं बस कहीं भी खेलता हूँ, हुआन फैंग ने कहा। यदि आप ऐसा कहते हैं, यदि आप उन लोगों द्वारा सुने जाते हैं जो अपनी तलवारों और हस्तशिल्प विशेषज्ञों पर गर्व करते हैं, तो आप नहीं जानते कि क्या आप क्रोध में खून उगल देंगे, फ्युआन ने कहा। हुआन फैंग मुस्कुराए और परवाह नहीं की। इसके बजाय उन्होंने कहा, क्या आपके पास कोई बेहतर सामग्री है? हालांकि हुआन फैंग किसी भी सामग्री से हथियार बना सकते हैं। आखिरकार अच्छी सामग्री सफलता दर बढ़ा सकती है और वो खुद बेहतर हथियार बना सकते हैं। हुआन फैंग स्पष्ट रूप से छोटे चांदी के उपकरण से संतुष्ट नहीं है। हाँ बिल्कुल, फ्युआन ने तुरंत कहा कि हुआन फैंग ने केवल सबसे सामान्य स्टील का उपयोग किया है। यहाँ कई अच्छी सामग्रियां हैं, आखिरकार वे इस क्षेत्र में है। हालांकि फ्युआन तुरंत सामग्री लेने नहीं गया। इसके बजाय उन्होंने हुआन फैंग से कहा, मैंने अभी देखा कि आपने जो तकनीक बनाई है वो विशेष है। यह एक पारिवारिक परंपरा है? नहीं, मैंने इसे स्वयं टटोला है। हुआन फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा कि उनके परिवार में ये कौशल नहीं था। पशु। हुआन फैंग की बातें सुनने के बाद फ्युआन ने उसे शाबाशी दी। उन्होंने जो खोजा वो बहुत शक्तिशाली था। हालांकि क्योंकि हुआन फैंग का कौशल उनके परिवार से विरासत में नहीं मिला है, उनके अगले शब्द कहना आसान है। जब आप इसे बाद में बनाएंगे तो मैं फैक्ट्री के मास्टर्स को मौके पर ही इसे देखने के लिए आने दूंगा। क्या आपको लगता है कि यह ठीक है? अगर यह काम नहीं करता है तो कोई बात नहीं, फ्युआन ने कहा। फ्युआन का विचार भी अस्थायी है। आखिरकार अगर हम हुआन फैंग के निर्माण कौशल सीखते हैं तो ये पूरी फैक्ट्री के लिए अच्छा है। हालांकि कई कारीगर नहीं चाहते कि उनके अद्वितीय कौशल उजागर हों, विशेष रूप से वे जो केवल परिवार के भीतर विरासत में मिले हैं। इसलिए विदेशियों को लापरवाही से सिखाना अधिक असंभव है। इसलिए फ्युआन ने बस पूछा। बिल्कुल, हुआन फैंग ने इसके बारे में सोचे बिना कहा। उन्हें स्वाभिमान का विचार ही नहीं था।
वैसे भी उनकी पढ़ाई उनके कारखाने के लोगों ने की थी, बाहरी लोगों ने नहीं। इसके अलावा आधुनिक समय में ठंडे हथियारों में गिरावट आई है। भले ही वे वास्तव में लीक हो गए हो, वे उसके साथ कोई प्रतिस्पर्धी नहीं जोड़ेंगे। इस उद्योग में अभी भी बहुत कम लोग लगे हुए हैं। हालांकि हुआन फैंग को चिंता है कि वे लोग इसे नहीं सीख सकते। आखिरकार उसने इसे खेल से सीखा और नहीं जानता कि आधुनिक लोग इसे सीख सकते हैं या नहीं। हुआन फैंग का सकारात्मक उत्तर प्राप्त करने के बाद फ्यूआन खुशी से दूसरों को सूचित करने गया। आखिर ये फैक्ट्री उन्हीं की कृति है। हालांकि अब एक अतिरिक्त मालिक है, फिर भी वो तब तक बहुत खुश है जब तक कारखाने ने प्रगति की है। फ्यूआन को सामग्री और श्रमिकों के स्वामी के साथ यहाँ आने में देर नहीं लगी। हालांकि बड़ी संख्या में लोगों के कारण हुआन फेंग का छोटा कमरा नहीं भरा जा सका। इसलिए फ्यूआन ने हुआन फेंग के लिए एक बड़ा कमरा तैयार किया, जबकि अन्य को हुआन फेंग ने घेर लिया। हुआन फेंग को उम्मीद नहीं थी कि उसके पास इन मास्टर्स को पढ़ाने के लिए एक दिन भी होगा। उसे घबराहट तो नहीं हुई, लेकिन एक विशेष अनुभूति हुई। हालांकि हुआन फेंग ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, इसलिए उन्होंने इसे बनाना और उन लोगों को समझाना शुरू कर दिया। शुरुआत में उन लोगों ने पिछले फ्यूआन की तरह बहुत अधिक परवाह नहीं की। आखिरकार हुआन फेंग बहुत छोटा था, उसके पास कितना अनुभव हो सकता था। इसके अलावा उन्हें संदेह है कि फ्यूआन ने नए बॉस हुआन फेंग को खुश करने के लिए विशेष रूप से यह व्यवस्था की है। हालांकि उन्होंने जल्द ही इस विचार को त्याग दिया और उन्हें पता चला कि वे कितने गलत थे। हुआन फेंग की उपन्यास निर्माण पद्धति कुछ ऐसी थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। हुआन फेंग ने समझाना शुरू करने के बाद वे सभी अपने पिछले विचारों से शर्मिंदा थे और वे सभी ध्यान से सुनने लगे। वे सभी शुद्ध कारीगर हैं जो अपने शिल्प से भोजन करते हैं। हालांकि कई उन्नत यांत्रिक उपकरण हैं, लेकिन वे अपने दिल में उन मशीनों के प्रति अंधे हैं। वे केवल अपने हाथों पर विश्वास करते हैं, इसलिए वे किसी भी अन्य चीज की तुलना में उन चीजों में अधिक रुचि रखते हैं जो उनके स्वयं के निर्माण स्तर को बेहतर बना सकती है। हुआन फेंग बहुत गंभीर है। उसे डर है कि ये लोग कुछ नहीं समझते। तो कई चीजें बहुत विस्तृत हैं। ये चीजें खेल प्रणाली द्वारा सिखाई जाती हैं और कुछ इस वर्ष खेल में उनकी भावनाएं हैं। इसलिए भवन निर्माण में हुआन फेंग का सैद्धांतिक ज्ञान इन उस्तादों से ज्यादा खराब नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि खेल कोई साधारण शिक्षण नहीं है। यदि आप खिलाड़ियों के कौशल को जानते हैं तो ये सब हो जाता है। प्रत्येक कौशल के पीछे के कौशल का विस्तृत विवरण होगा। निस्संदेह अधिकांश खिलाड़ी केवल कौशल सीखते हैं और उन स्पष्टीकरणों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करेंगे। हुआन फेंग के स्पष्टीकरण में समय तेजी से बीत गया। इस प्रक्रिया में हुआन फेंग ने न केवल इन लोगों को खंजर बनाना सिखाया, बल्कि कई खंजर खुद भी बनाए। दुर्भाग्य से इन खंजरों में उच्चतम स्तर केवल सोना है, जो उसके शीर्ष कार्य गहरे सोने से एक प्लेटिनम स्तर दूर है। ठीक है, मैंने वो कह दिया है जो मुझे कहना चाहिए और मैंने वो प्रदर्शित किया है जो मुझे प्रदर्शित करना चाहिए। अब आइए अपनी समझ देखें, हुआन फेंग ने भीड़ से कहा। धन्यवाद बॉस हुआन, कई गुरुओं ने हुआन फेंग को सम्मानपूर्वक कहा। हुआन फेंग ने अपना हाथ लहराया और कहा, ये कुछ भी नहीं है, यहाँ बस कुछ उपकरण हैं। आपको उन्हें आजमाकर देखना चाहिए कि क्या आप उन्हें समझ सकते हैं। हुआन फेंग के स्पष्टीकरण को सुनते समय उन मास्टरों को खुजली महसूस हुई। वे इसे स्वयं आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। अब जब वे हुआन फेंग के शब्द सुनते हैं तो वे इंतजार कर सकते हैं। वे एक एक करके उपकरण बनाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जब वे अपना वेतन देते हैं तो वे इतने सक्रिय नहीं होते हैं। हुआन फेंग इन लोगों की उत्सुक निगाहों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। इन शुद्ध कारीगरों का स्वभाव बहुत अच्छा होता है। शिल्प कौशल की उनकी खोज अधिक धन की खोज से कहीं अधिक है। हुआन फेंग फ्यूआन के पक्ष में आए और कहा, अगर ये लोग मेरे शिल्प कौशल सीख सकते हैं तो वे इस टुकड़े को तैयार करने के लिए जिम्मेदार होंगे। असेंबली लाइन के लिए निम्नलिखित सामान्य कर्मचारियों को जिम्मेदार होने दें। यदि संख्या पर्याप्त नहीं है तो उन्हें भर्ती करें। इन कारीगरों को असेंबली लाइन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। ठीक है, मैं सहमत हूँ। वास्तव में मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। फ्यूआन ने मुस्कुराते हुए ये भी कहा कि उन्हें स्वयं एक शिल्पकार माना जा सकता है। स्वाभाविक रूप से वो कारीगर के दिमाग को जानता है और उन्हें मशीनें चलाने देता है। हालांकि यह अधिक आरामदायक है, फिर भी उनका मन वास्तव में खुश नहीं हो सकता है। एनवीएसपी नेटवर्क का नया संस्करण तेज और अधिक स्थिर। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 900 आप इसमें कोई मदद नहीं कर सकते। फ्यूआन के कारखाने में कई शुद्ध कारीगर हैं। वे असली कारीगर हैं। हालांकि उन्हें आमतौर पर उन उपकरणों में हेरफेर करना पड़ता है जिन्हें वे अपने दिल में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वे पैसा कमाना चाहते हैं और अपने परिवार का समर्थन करना चाहते हैं। उन्होंने कभी भी अपनी कला को जाने नहीं दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे यहाँ हैं कि फ्यूआन ने कुछ तलवारें हाथ से बनाने से पहले उन्हें लेने की हिम्मत की। अब हुआन फेंग ने कारखाने को 2 भागों में विभाजित करने और एक ही समय में मैनुअल उत्पादन और असेंबली लाइन उत्पादन करने की योजना बनाई है। स्वाभाविक रूप से फ्यूआन को कोई आपत्ति नहीं है। कुछ ही समय में उन मास्टर्स और फू की ओर से भी परिणाम सामने आए, जिससे हुआन फेंग बहुत खुश हुए। हालांकि उन बड़े उस्तादों ने कम समय में अपनी सभी निर्माण तकनीकें नहीं सीखी, फिर भी वे कमोबेश उनसे परिचित थे और उनके भवन निर्माण का स्तर थोड़ा बढ़ गया। मेरा मानना है कि एक समय के बाद उन्हें भवन निर्माण तकनीकों की बेहतर समझ हो जाती है, उनका स्तर ऊंचा हो सकता है। हुआन फेंग वास्तव में इस परिणाम से खुश हैं, जो दर्शाता है कि खेल में उन कौशलों को वास्तविक दुनिया में लोगों द्वारा सीखा जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से उन्हें सीखने में अपनी आसानी नहीं होती है। जब वे शुरुआत में खेल में थे, जब तक उनके पास कौशल पुस्तकें थीं, वे सेकंडों में कोई भी कौशल सीख लेते थे। हालांकि वास्तव में ये स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं है। भले ही उनका अपना निरंतर प्रदर्शन हो, ये स्वामी तुरंत समझ नहीं सकते हैं। उन्हें अभी भी अपनी समझ और अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। और वे स्वामी भी धन्य है। इन कारीगरों के लिए अपनी शिल्प कौशल में सुधार करने से बेहतर खुश होने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके अलावा वे ये भी जानते हैं कि भविष्य में उन्हें उन मशीनों के लिए जिम्मेदार होने की जरूरत नहीं है, जब तक कि वे तलवारें बनाने के लिए अपने कौशल पर भरोसा करते हैं, जिससे उन्हें और अधिक खुशी मिलती है। वे सभी कमरे में एक एक करके हुआन फेंग के नाम का जयकार कर रहे हैं, जिससे हुआन फेंग थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। उसके बाद हुआन फेंग और फ्यूआन इन लोगों द्वारा बनाई गई तलवारें देखने गए।
उन्होंने पाया कि वे कठोरता और लचीलेपन के मामले में पहले की तुलना में बहुत बेहतर थे, जिससे हुआन फेंग और फुयुआन अधिक खुश हुए। और हुआन फेंग फुयुआन से अधिक देखते हैं, क्योंकि ये लोग खेल में बनाने के तरीकों का उपयोग करते हैं, हालांकि वे बहुत व्यापक नहीं है, उन्होंने केवल एक भाग ही सीखा है। हालांकि हुआन फेंग अभी भी देख सकते हैं कि इन तलवारों में विशेषताएं हैं। इसके अलावा इन उपकरणों की गुणवत्ता अच्छी है और ये चांदी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इन मास्टर्स और फू के पास कौशल है, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हमने हुआन फेंग की शिल्प कौशल सीखी है और चांदी के स्तर के उपकरण बना सकते हैं। हालांकि अकुशल तकनीक के कारण इनमें से कुछ लोगों ने चांदी बनाई है, उनमें से अधिकांश कांस्य स्तर के हैं और यहाँ तक कि कुछ व्हाइट बोर्ड उपकरण भी हैं। हालांकि व्हाइट बोर्ड उपकरण भी पहले बनाए गए उपकरणों से बेहतर हैं। उनके द्वारा पहले बनाए गए सभी उपकरण व्हाइट बोर्ड उपकरण हैं और वे निम्न विशेषताओं वाले व्हाइट बोर्ड उपकरण भी हैं। हुआन फेंग अभी भी इस खोज से बहुत खुश है। हालांकि अब खेल में सिल्वर स्तर के उपकरण पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। अन्य दो स्पेस टाइम में ये पूरी तरह से आर्टिफैक्ट का अस्तित्व है। पहले असेंबली लाइन पर बनाए गए हथियारों को उन दो स्पेस टाइम में एक ही तरह के हथियारों में कुचल दिया गया है। अकेले रहने दे ये कहना और भी अधिक शक्तिशाली है कि वर्तमान गेम में निर्माण तकनीकों को एकीकृत करता है और यह पूरी तरह से हाथ से बनाया गया है। इसलिए हुआन फेंग ने इन मास्टरों और उस्तादों को भविष्य में केवल हाथ से निर्माण करने देने का निर्णय लिया। हालांकि मात्रा के मामले में इसमें गिरावट जरूर आएगी, लेकिन गुणवत्ता के मामले में इसमें काफी सुधार हुआ है। हुआन फेंग को बिक्री के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं है और बिक्री मूल्य अधिक होगा, मात्रा की कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा और कमाई के लिए और भी अधिक होगा। उसके बाद हुआन फेंग ने इन मास्टर्स को निर्माण जारी रखने और अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए कहा। हालांकि वो पिछले छोटे कमरे में वापस चला गया और खुद खंजर बनाया। वो पहले बनाए गए कई खंजरों से बहुत संतुष्ट नहीं था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से एक बेहतर खंजर बनाना चाहता था। पहले वास्तव में हुआन फेंग के लिए दुश्मन से निपटने का मुख्य तरीका सात या ऑथेंटिकलेट बॉक्सिंग था, इसलिए उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था। अब आंतरिक शक्ति और जादू के अलावा उसने दुष्ट वर्ग सीख लिया है, जिसके लिए उसके पास एक अच्छा खंजर होना आवश्यक है। उस स्थिति में इस वर्ग का प्रभाव अधिकतम हो सकता है। निर्माण के लगभग आधे दिन के बाद हुआन फेंग को आखिरकार एक खंजर मिल गया जिससे वो बहुत संतुष्ट था। एक गहरे सोने का खंजर, खून का प्यासा खंजर, गहरे सोने का स्तर, हमला 500, हमले की गति 20, चपलता 20, ताकत 10, अतिरिक्त कौशल। खून का प्यासा दुश्मन पर हमला करते समय ये फाड़ने वाला प्रभाव पैदा करेगा, जिससे लगातार रक्तस्राव होगा। आवश्यकता स्तर 40। अच्छी विशेषताओं वाला एक खंजर बहुत सारे हमले कर सकता है। इसके अलावा इसमें एक हुनर भी जुड़ा हुआ है। जहां तक स्तर की आवश्यकताओं का सवाल है, हुआन फेंग को कोई परवाह नहीं है। जब उन्होंने खेल छोड़ा तो स्तर 60 तक पहुंच गया था, इसलिए इस खंजर का उपयोग करने में कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा हुआन फेंग ने यह भी पाया कि ऐसा लगता है कि केवल जब वो इन हथियारों का उपयोग स्वयं करता है तो एक स्तर की सीमा होती है। इन हथियारों का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है अगर वो किसी और के पास चला जाए। हुआन फेंग ने पहले बनाए गए कुछ खंजर भी ले लिए जिनसे वो संतुष्ट नहीं था, हालांकि वो उन्हें देख नहीं सका। लेकिन अगर वे खंजर निंग वुशुंग और अली द्वारा उन दो स्थानों पर लाए गए तो वे गर्म माल बन जाएंगे। इन्हें बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हुआन फेंग और फुयुआन ने नमस्ते कहा और चले गए। आखिरकार फुयुआन हुआन फेंग के बगल में नहीं रहा। आखिरकार हाल ही में फैक्ट्री में बहुत सी चीजें हैं। वो महाप्रबंधक है, स्वाभाविक रूप से निपटने के लिए कई चीजें हैं। हुआन फेंग जितने खाली घंटे होना असंभव है। शाम को क्योंकि करने के लिए कुछ नहीं था, हुआन फेंग सीधे अपने निवास पर वापस चला गया। जब हुआन फेंग समुदाय के द्वार तक गए तो उन्होंने पाया कि वहां कई कारें थीं जो समुदाय के द्वार को अवरुद्ध कर रही थी। हुआन फेंग ने भौहें चढ़ा ली और उन लोगों को यथाशीघ्र चले जाने की याद दिलाने के लिए अपना हॉर्न बजाया। वो दूसरों को या स्वयं को नहीं रोक सका। हालांकि हुआन फेंग ने यह नहीं सोचा कि जब उसने हॉर्न बजाया तो वो उन कारों से उतर गया और सीधे अपनी कार के पास आ गया। उनकी शक्ल देखकर यह स्पष्ट था कि निशाना हुआन फेंग थे। हुआन फेंग की भौहें और गहरी हो गईं। वो जानता था कि ये लोग कौन थे और उनका उद्देश्य क्या था। हालांकि इस तरह छोड़ने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा पक्ष यहाँ इंतजार कर सकता है। ये स्पष्ट है कि उसने अपनी स्थिति की जांच की है और अपने निवास स्थान को जानता है। वो एक दिन के लिए भी छिप सकता है और फिर भी हर समय छिप सकता है। इसके अलावा हुआन फेंग ने छिपने की योजना नहीं बनाई थी। पापा उनमें से एक ने हुआन फेंग की खिड़की पर गोली मार दी। हुआन फेंग ने खिड़की नीचे घुमाई और पूछा, क्या बात है? श्री हुआन फेंग, ठीक है, मेरे मालिक आपको देखना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। दिखाओ। क्षमा करें, मेरे पास समय नहीं है और मैं आपके परिवार के किसी गुरु को नहीं जानता। हुआन फेंग ने सीधे आने से इनकार कर दिया। यह आपके ऊपर निर्भर नहीं है, उस आदमी ने मजाक भरी मुस्कान के साथ कहा। इस समय निम्नलिखित लोगों ने हुआन फेंग की कार को घेर लिया है। यहाँ तक कि अगर हुआन फेंग छोड़ना चाहता है तो वो ऐसा तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वो सीधे उस पर हमला न कर दे। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मैं उसमें घुसने का साहस नहीं कर सकता? हुआन फेंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा। उनका चेहरा बिल्कुल तनावपूर्ण था। जाहिर है वो उनकी स्थिति से भयभीत नहीं थे। उसके चेहरे की मुस्कान रुक गई। फिर उसने अपने चेहरे पर उदासी लाते हुए कहा, आप कोशिश कर सकते हैं। हुआन फेंग हंसता है, एक्सीलेटर दबाता है, आगे बढ़ता है और अपने सामने वाले व्यक्ति को उड़ा देता है। उतरने के बाद वो कई बार खांसा, जाहिर तौर पर घायल हुआ, लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जिस आदमी ने पहले हुआन फेंग से बात की थी उसने जोर से कहा। उसका लहजा अविश्वसनीय था। जाहिर है उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआन फेंग ऐसा करने की हिम्मत करेंगे। क्या तुमने मुझे कोशिश नहीं करने दी? हुआन फेंग ने शांति से कहा। ठीक है, बहुत अच्छा, आप पहले व्यक्ति हैं जिसने दीदू में पेंगो के खिलाफ लड़ने का साहस किया है, उस आदमी ने दांत पीसते हुए कहा। दीदू पेंजिया। हुआन फेंग की आंखें सिकुड़ गईं। दरअसल जब उसने पहले इन लोगों को देखा तो उसे लगा कि ये पेंग के लोग हो सकते हैं। अब जब उसने उसकी बातें सुनी तो उसे और अधिक विश्वास हो गया। इतना खराब भी नहीं। चेहरा आत्मसंतुष्टि से भरा है और कहता है,
कैसे? क्या तुम्हें डरना आता है? बताओ, बहुत देर हो गई है। डर गया? हाँ हाँ, मुझे पेन परिवार से क्यों डरना चाहिए? क्या पेन परिवार बहुत मजबूत है? हुआन फैंग ने कहा। आप, आदमी ने गुस्से में कहा, अगली बार मुझे देने में जल्दी करो, नहीं तो मुझे अशिष्टता के लिए दोषी मत ठहराओ। आपका स्वागत है, आप क्या चाहते हैं? हुआन फैंग ने पूछा। आप 1 मिनट में देखेंगे, आदमी ने कहा था। उसके बाद आदमी ने अचानक दरवाजा खींच लिया और उसे बाहर से खोलने की कोशिश की। हालांकि हुआन फैंग ने स्पष्ट रूप से दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था, इसलिए उनके प्रयास व्यर्थ थे। इसके बाद उसने खंजर निकाल लिया और दरवाजे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसने इस खंजर पर बहुत पैसा खर्च किया, जिसे किसी ने विशेष रूप से बनाया था। यह अत्यंत तीक्ष्ण था। आमतौर पर यह उन खंजरों से बुलेट प्रूफ कार का दरवाजा भी खोल सकता है। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चला कि उनके खंजर का अभी भी हुआन फैंग की कार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। खंजर ने हुआन फैंग की कार के दरवाजे पर वार किया, जिससे केवल एक छोटा सा अदृश्य स्थान रह गया, और यहाँ तक कि पेंट भी नहीं गिरा। उसका चेहरा और भी बुरा था। इस समय हुआन फैंग ने पहले ही खिड़की ऊपर कर ली थी, इसलिए वो कार में आराम से बैठ गया और बाहर के आदमी को व्यर्थ काम करते हुए देखा। कई मिनटों के बाद भी उस आदमी के पास हुआन फैंग का दरवाजा खोलने का कोई रास्ता नहीं था। उसका चेहरा सफेद से लाल हो गया था। लाल खून बह रहा था, शर्मिला नहीं बल्कि गुस्से में था। वी चैट कोड सार्वजनिक नंबर मडी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है।